अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद। जुनून इश्क एपिसोड 132 पार्ट। एक राइटर ज़ैनब राजपूत। एंजल अब तो दरवाज़ा खोल दो वरना मेरा बिना इजाज़त अंदर आना तुम्हें गिरा गुजरेगा। दरवाजे के बाहर से उभरती वो सरसराती हुई सी वान करती आवाज़ इनायत का सांस खुश्क करने को काफ़ी थी। कुछ सोचकर वो कबर्ड की तरफ बढ़ी, जबकि आलिहान शाह मुकम्मल खामोशी महसूस करते अपनी शेव को खुजाते दरवाजे को घूरने लगा। शोहर के होते हुए भी किसी गैर मर्द को लुभाते की इतनी तैयारी। भारी सियाह बूट की नोक से दरवाज़ा खोल वो काफ़ी हैरानगी से हाथ सीने पर बांधे सिंगार मेज पर लाल साड़ी में सजी संवरी अपनी हसीन बीवी को देख मुतासिर हुए लहजे में बोला। अन्नाबी लबों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाता उसका हिनाई चूड़ियों से लबरेज हाथ थमा। सियाह झील सी आंखों में हैरत व खौफ का ठाठे मारता समंदर बगावत करता है जिसे वो बमुश्किल से छुपाने की कोशिश कर रही थी। जबकि पीछे दरवाजे से टेक लगाए खड़े आलिहान शाह ने उसकी आंखों में खौफ, चेहरे पर घुली सुर्खी देख मुतासिर होते सर को हाँ में हिलाया। एक भरपूर निगाह सुर्ख रंग में कयामत ढाती उस परी वश पर डाली, जो आज तमाम तर खुशर सामनिया के साथ उसके आसाब को बुरी तरह से सुन करते उसे मदहोश करने के दर पर थी। मैं किसी गैर के लिए नहीं सजी। वह भराई आंखों में गुस्सा समेटे एक पल में मुड़ी कोलोन की महक अब आलिहान शाह की सांसों से टकरा रही थी। नीली आंखों में छाता खुमार का नशा इनायत काज़मी के वजूद में सनसनी सी दौड़ा गया था। उसकी नाराज़गी और गुस्सा ख़त्म करने के लिए वह जल्दी जल्दी से तैयार हुई थी, और फिर भी वह उसे गलत इल्ज़ाम दे रहा था। और तो आवर ज़िंदगी में पहली बार साड़ी भी पहन ली थी, जो उसके पहले से थोड़े सेहतमंद वजूद पर बेतखाशा जच रही थी। सियाह बाल अब तक जोड़े में कैद थे। शायद वह पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी, जिसका अंदाज़ा आलिहान शाह ने सिंगार मेज़ पर बिखरे सामान से लगाया। वह भारी कदम उठाते उसके करीब गया, जिसकी पुश्त आलिहान शाह की तरफ थी। वो उसे करीब आता महसूस करते हुए भी गम व गुस्से से नाक फुलाए घूरती रही। वो करीब पहुंचा, दोनों शानों पर हाथ रखते उसे अपने सामने किया, और फिर सामने बड़े वो गोल गोल वाइट शेड के छोटे छोटे टॉप्स उठाते नरमी से उसके कानों में पहनाए। इनायत की पलकें लर्जी थी, छोटी सी नाक खफकी और गुस्से से सुर्ख हुई पड़ी थी। उसकी नाराज़गी आलिहान शाह को मजीद बहका रही थी। एकदम से उसे पीछे से हिसार में लेते उसने बालों को जोड़े की कैद से आज़ाद किया, जो किसी काली घटा की तरह उस पर गहरा साया करते उसे मदहोश कर गए थे। साड़ी मत पहना करो लिटिल एंजल, अब तुम मोटी हो रही हो, फिट नहीं हुई है तुम्हें। वो हाथ उसके वजूद पर घुमाते भारी मदोश कुन सरगोशी में बोला, मगर हकीकतन उसे इनायत का यूं तैयार होना दिल व जान से भाया था। उफ, क्या लगाती हो तुम, जालिम लड़की। उसकी गर्दन में गहरी सांस भरते उसने वो मदहोश करती खुशबू अपनी सांसों में इनहेल करते उसकी नाक को चूमा। इनायत बुरी तरह से लर्जी थी। उसकी आंखों की बेबाकियों और सरगोशियां उसे पागल कर रही थी। मैं आपके लिए नहीं, किसी गैर मर्द के लिए तैयार हुई हूँ। माँ उसे याद आया तो सियाह आंखों में खफकी। समोस ने नाक सिकोड़ते उसके सीने पर दोनों हाथ टिकाए उसे पीछे किया, जिस पर आलिहान शाह की नीली आंखों में छाया खुमार शोखी में बदला। डार्लिंग, तुम्हारा शोहर तो ये आलिहान शाह है, जबकि तुम तो हान के लिए सजी धजी हो। तो हुआ ना वो गैर मर्द। वो चालाकी से उसे बातों में उलझाने लगा, जिस पर इनायत ने आंखें छोटी के सर नफी में हिलाया। जी नहीं, मैं किसी हान वान के लिए नहीं, अपने शोहर के लिए तैयार हुई हूँ, वो दोबदो बोली। मगर कमर पर बढ़ती गिरफ्त ने उसे एहसास दिला दिया था कि वो कितना ज्यादा बोल चुकी थी, या फिर आलिहान शाह उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे आज फिर से धोखा दे गया था। यकीन जानो लिटिल एंजल, इस खूबसूरत इकरार के लिए मैं तुम्हारा मुंह चूम लेता, मगर माहौल भी तो होना चाहिए ना। कम लेट्स गो। इनायत के कान में झुककर गहरे आंच देते लहजे में कहते उसने एक झटके से उसे झुकते बाहों में भरा, जिसकी आंखें हैरत से फैली हम कहाँ जा रहे। वो बमुश्किल से मन्नाई थी, जबकि आलिहान शाह की आंखों का जुनून देख उसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थी। सरप्राइज है जान, वो आंख विंक करते मुस्कुराकर बोला। उसे अबीर का आइडिया पसंद आया था, और अब इनायत की तैयारी देख उसने कल की जगह आज ही उसे सरप्राइज करने का प्लान किया था। एक मुस्कुराती नजर अपनी बाहों में मौजूद इस नाजुक सी जान पर डालते वो भारी कदमों समेत शाह विला के पोर्च की सिमत बढ़ा। वो रूम में आया, बेचैन निगाहें भटक कर सीधी बिस्तर पर लेटी माहा पर गई थी, जो कन्फर्टर सर तक लपेटे जाने सो रही थी या फिर नाटक कर रही थी। तबरेज समझ ना सका। एक सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करते दरवाजा अंदर से लॉक करते वो कबर्ड की सिमत बढ़ा। अपना आरामदेह ड्रेस लेते वो तकरीबन 10 मिनट तक फ्रेश होते बाहर आया था। बालों को टॉवल से खुश्क करते वो जैसे ही बाहर निकला, नजर सोफे पर पड़े कामदार सफेद गरारे पर गई थी। यकीनन ये माहा के लिए था, ताकि वो सुबह तैयार हो सके। सर झटक कर वो आगे बढ़ा। टॉवल काउच पर फेंकते वो बिस्तर की सिमत बढ़ा था। उसके लेटते ही माहा ने सांस रोकी थी। लरसते होंठों को भींचते वो जैसे अपनी सांसों की आवाज तक रोक रही थी। भीगी सियाह आंखें सुर्ख हुई पड़ी थी, जबकि दिल व दिमाग तो अलग ही तबाह हुआ पड़ा था। आंखों के सामने बार बार उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी जो मीरब ने पसंद की थी। वो बिलाशुबा बिला का हसीन थी। तबरेज तो क्या, कोई भी मर्द उसके साथ का तलबगार होता। माहा, आज आखिरी रात है, आज तो अपना कुर्ब दे दो।
कम्फर्टर उतारते उसने नरमी से अपना मजबूत हिसार बनाते उसे सीने में भींचते एकदम से कान में सरगोशी की। वह जो पहले ही बेहाल सी थी, अपना शोहर अपने हाथों से बांट रही थी, और शोहर भी वह शख्स जिसने उसे मलिका बनाकर रखा था, जो उसका कुल सरमाया था। रिश्तों के नाम पर एक वही तो रिश्ता था उसके पास जो सिर्फ उसी का था, मगर अब वो भी तकसीम हो रहा था। दिल में बढ़ता दर्द इस कदर जानलेवा था कि माहा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। एक बार कह दो माह, बस एक बार रोक लो, फिर देखना मैं सब संभाल लूंगा। उसकी दहकती पेशानी पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते उसने दूसरा हाथ उसकी पुष्ट पर रखते अपने वजूद में भींचा। माहा खामोश लब सिए लेटी रही, आंखें बेसाख्ता ही भीगी। अपने सीने में नमी महसूस करते तबरेज ने नरमी से उसका सर ऊंचा करते उसने बारी बारी उसके नुकुश को होंठों से छुआ था, जो बुखार की हिद्दत से दहक रहे थे। क्या चाहती हो, चला जाऊं? उसे यूं ही खामोश देख तबरेज ने बेबसी से कहा था। चेहरा जब्त के तहत सुर्ख हो चुका था। उसकी खामोशी महसूस करते माहा ने पट से आंखें खोली। पूरे रूम में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माहा ने सुर्ख निगाहों से उसे देखा। वो पीछे हट रहा था। एकदम से उसकी गर्दन में हाथ लपेटते माहा ने चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। वो एकदम से साकित सा रह गया। जरा सा झुकते दोनों हाथ तकिए पर जमाए साइड लैंप की हल्की सी रोशनी में वो उसके हसीन चेहरे को देख पा रहा था। माहा ने भीगी आंखों समेत उसे देखा, जिसकी आंखों में ढेरों शिकवे थे। उसकी नजरों से बचने को वो नजरें चुरा गई। तबरेज ने झुकते पेशानी पर बोसा दी उसे नरमी से खुद में समेटा। उसके लम्स की शिद्दत पर माहा खामोशी से आंखें मूंदे उसके हिसार में पड़ी रही। महावीर, हम वापस कब जाएंगे? अम्मा परेशान होंगी। कितने दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए? ये कोई 10वीं बार था जब साहिबा ने मुंह फुलाए उससे पूछा था। एक माह से वो दोनों मुरी में थे, और जब भी साहिबा वापसी का जिक्र करती वो कान से मक्खी की तरह उसकी बात को उड़ा देता। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसके बाजू पर सर रखे वो गुस्से से झुंझला कर बोली, जिस पर छत को घूरते महावीर ने गर्दन मोड़े उसे देखा। कैसे? उसने चौंकने की अदाकारी करते गर्दन झुकाकर साहिबा को देखा, जो उस वक्त उससे मैचिंग ड्रेस में लेटी हुई थी। मुझे इग्नोर कर रहे? वो आंखें घुमा कर बोली। तो महावीर हान की आंखों में जुनून खेज रंग उभरे। उसने झुकते उसके गाल को होंठों से छुआ तो वोस्ट पटाई। चेहरा एकदम से गुलनार हुआ था। जान बहार, इतने दिनों से सुबह शाम आप पर ही तो तवज्जो दे रहा हूँ, भला आपको इग्नोर कैसे कर सकता है ये ना चीज? घेरा तंग करते उसे नजदीक खींचते महावीर ने होंठ उसकी थोड़ी पर रखते बेबाक सी सरगोशी की थी, जिस पर साहिबा को चुप सी लग गई। वो सुर्ख आंखें झुकाकर चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गई थी। आप अपने मतलब की बात कर लेते हैं, मेरी बात का जवाब ही नहीं देते। वो खफा सी मन्नाई तो महावीर ने लब दबाए, चेहरा उसके बालों में छुपाते आंखें मूंद ली। ऐसा तो वापस जाने से रहा मैं, पता चला कि सासू माँ अपनी बेटी के अगवा के जुर्म में मुझे कुछ करवा ही ना दे, इसीलिए मैंने सोच रखा है अब एक ही बार वापस जाएंगे उनकी नानी बनने की खुशखबरी के साथ। उसने काफी सोच विचार के बाद कहा था। साहिबा आंखें फैलाए बेसाख्ता ही पीछे हुई, बेयकीनी से उसे देखा, जिसने आंखें खोलते उसके चेहरे पर फैले खौफ और शर्म के मिले जुले तासुरात को देखा, और अगले ही लम्हे कमरे में महावीर हान का बुलंद मांग कहका गूंजा था। दोनों पॉकेट्स में हाथ डाले वो उतरा कर चलता रूम में दाखिल हुआ। एक तायराना निगाह पूरे रूम पर दौड़ाई। जब कबर्ड से खटपट की आवाज पर उसने चौंक कर आंखें छोटी किए गर्दन मोड़े उस जानिब देखा, जहां उसकी जौजा सर घुसाए जाने कौन सा खजाना ढूंढ रही थी। जौजा, खजाना मिला। वो धीमे से चलता उसके पीछे रुका और सर आगे को करते काफी हैरत व तफ्तीश से पूछने लगा। अमाया पटाई, कौन सा खजाना? थूक निगलते वो लबों पर जबान फेरते मासूमियत से बोली। तो आयश ने आईब्रो उचकाते उसे देखते सर को जोर शोर से हाँ में हिलाया। वही जो आप पहले अपनी बिरादरी में बैठकर ढूंढ रही थी, फिर वहां से नहीं मिला तो अब अपने कबर्ड में ढूंढ रही है। शेव खुजाते उसने जानबूझकर तंज करने वाले अंदाज में कहा। तो अमाया ने आंखें झुकाई। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आयश मैं तो रूम में ही थी। वो आंखें फैलाए अब की बार उसे देखते एकदम से झूठ बोलने लगी। मकसद अपनी इमेज साफ रखना था। हम सब समझता हूँ मैं जौजा। पूरे 2 घंटे सख्त सर्दी में मैं मासूम प्लस शरीफ इंसान अकड़ता रहा और आप यहाँ आराम फरमाती रही। सजा तो बनती है ना? तीखी नाक चढ़ाए उसने गहरी सांस खींचते अब की बार शर्ट के कफ फोल्ड किए थे। अमाया हैरत व खौफ से उसे देखते बेसाख्ता ही पीछे हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका एटीट्यूड दिखाना इतना महंगा पड़ सकता है। आप अब जाएं, यहाँ हैं रिसेप्शन से पहले आप मुझे नहीं मिल सकते। वो उंगली उठाए सख्त नजरों और गुस्से भरे लहजे में बाविकार अंदाज में बोली। तो आयश के दिल में कमीनी सी गुदगुदी हुई। वो आगे बढ़ा और एकदम से झुकते उसे कमर से थामे अपने कंधों पर लादा, जो बेसाख्ता ही चीखी थी। कब क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारे मुझे, घबराहट भरे अंदाज में कहती वो खौफ से धक धक धड़कनों समेत बमुश्किल से बोली थी। आयश ने झटके से उसे बिस्तर पर फेंका, एक टांग उठाए उसके थाई के करीब रखी। मुझे अच्छे से याद है डार्लिंग, और ये मुद्दत कल से शुरू होने वाली है। इससे पहले मैं ना सिर्फ तुमसे मिल सकता हूँ, बल्कि जो जी में आए वो सब कर भी सकता हूँ। उसने आखिरी जुमला आंख दबाते बेबाकी से कहा था, जिस पर अमाया को चेहरा हया के रंगों से सुर्ख पड़ा। वो लब दबाए रुख मोड़ने लगी।
जब अगले ही लम्हे आयुष ने बाजू से पकड़ते उसे बिठाया, जो आंखें फैलाए उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसे मत देखो डार्लिंग, प्यार हो जाएगा। वो उंगली उसके गाल पर ट्रेस करते गंभीरता से बोला तो अमाया सुरजुरी सी लेते पीछे को खिसकी। मम मुझे भूख लगी है। आयुष जैसे ही घूमकर बेड की सिमत बढ़ा। अमाया शर्ट से बेड से उतरते मनमनाई थी, मगर इसी फुर्ती से भागते आयुष ने उसे दोबारा से अपने सीने में भींचा कि उसके खौफ से धड़कती धड़कनें उसे अपने कानों में बजती महसूस हो रही थी। तुम्हारी भूख का इलाज भी कर लेते हैं ज़ौजा, पहले शौहर की तलब का ख्याल तो करो। निहायत बेबाक सी फरमाइश उसने सरगोशी नुमा आवाज़ में उसके कान में उंडेलते उसके कंधे पर फूंक मारी, जो बेसाख्ता ही खुद में सिमटी आंखें और भी मजबूती से मींच गई। आयुष ने नरमी से उसे कंधों से थामे रुक अपनी सिमत किया। एक भरपूर निगाह उसके सुर्ख चेहरे पर डालते उसे नरमी से बाहों में भरते वो बीड़ की सिमत बढ़ा। अपना नाइट ड्रेस निकालते वो भागने के अंदाज में दरवाज़ा थक से खोलती बाहर निकलने लगी। जब नजरें सीने पर हाथ बांधे सामने खड़े अनिल पर गई, जो चेहरे पर बला की संजीदगी सजाए सपाट नजरों से उसे घूर रहा था। हाय, वह जल्दी से अपने आप को कंपोज करती मुस्कुराकर बोली। अनिल ने एक निगाह सरता पैर उस पर डाली, जो सीने में अपना ड्रेस भींचे करीबन भाग ही रही थी। हम्मम, कहाँ जा रही हो? सियाह आंखों में संजीदगी समेटे उसने घूर कर उसे देखा, जो हल्के गुलाबी रंग के सलवार कमीज में मलबूस मैचिंग दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए थी। शहद रंग बाल अब कंधों तक आते थे, जबकि खूबसूरत चेहरा हर किस्म की आराइश से पाक कहर ढा रहा था। वो सोने। मेरा मतलब है शावर लेने, नल खराब हो गया है तो शावर लेने जा रही हूँ। वो घबराहट से सच बोलती उसके बढ़ते कदमों से खाइफ होती अब कदम पीछे को लेने लगी। अनिल अलवी की क्लोन की महक उसके हवासों को झंझोड़ रही थी। गाल एकदम गुलाबी पड़ने लगे। जब अचानक अंदर आते अनिल ने दरवाजा लॉकअट किया तो अंबर ने हैरत से सर उठाया, मगर फिर उसकी इस्तेहकाक भरी नजरें पूरे वजूद पर घूमती हुई महसूस करते हुए न चाहते हुए भी खुद में सिमटी। अनिल ने आगे बढ़ते उसके हाथ से वो ड्रेस लेते पीछे सोफे की तरफ उछाला था, जिस पर अंबर ने हैरत से आंखें फैलाए उसे देखा। उसने उसके समझने से पहले ही उसे बाजू से थामे अपनी तरफ खींचा और एक झटके से उसे दरवाजे से पिन करते हाथ उसके करीब जमाए उसकी आंखों में देखा। अंबर खौफ से बेहंगम हुई, धड़कनों से उसकी अचानक हुई इफ्तार पर आंखें फैलाए उसे देखने लगी, मगर उसकी आंखों में झलकते जज्बात उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर गए। वो सर दाई सिमत मुड़ गई, जब अचानक अनिल ने झुकते गर्दन से दुपट्टा सरकाते अपनी नाक उसकी गर्दन से मिसकी। अंबर बुरी तरह से मचली थी, सांसें जैसे बंद होने लगी थी। उसकी कुर्बत, उसका लम्स उसे यूं ही बेचैन कर देता था। कितनी आवाजें लगाई मैंने, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? वो अब होठ उसकी गर्दन पर ट्रेस करते भारी लहजे में पूछ रहा था। अंबर उसके सुलगते लम्स पर बेसाख्ताई उसके कंधों को जकड़ गई। धड़कनों की रवानी उसे अपने कानों में रस घोलती हुई महसूस हुई थी। वो अंदर शोर था, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। उसके चौड़े शानों को मजबूती से जकते वो बमुश्किल से घुटी घुटी आवाज में बोली, हम्मम, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरी पुकार नहीं गूंजी, या तुम्हारा दिल मुझे सुनना नहीं चाहता? बायां हाथ उसके बालों की नरमाहट में खोया हुआ था, जबकि उसकी कुर्बत के नशे में मदहोश वो उसे बेजान कर रहा था, जो बमुश्किल से अपने पांव पर खड़ी थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो झट से बोली, मबादा वो फिर से बदगुमान ना हो जाए। अभी तो वो दिल को अच्छा लगने लगा था। उसकी कैर, उसका मान, मोहब्बत देना उसे अच्छा लगने लगा था। दिल की दुनिया में अजीब मीठी सी हलचल होने लगी थी। फिर कैसे वो उसे खुद से दूर कर देती। आहा, फिर कैसी बात है मायलो। अब की बार उसकी बहकती हुई सरगोशियां मजबूत होते हिसार ने उसकी जान खुश की थी। हसीन चेहरा एकदम से दहकने लगा था। कोई बात नहीं, वह लब दबाए बमुश्किल से बोली। अनिल ने होंठ उसके सर पर रखते उसे सीने में भींचते आंखें मूंद ली। बस कुछ दिन मजीद अंबर, उसके बाद मेरा सब मेरे इश्क को मंजिल मिलने वाली है। मैं चाहता हूँ इस बार तुम पूरे दिल से मेरी दुल्हन बनो, अपने पोर पोर को सिर्फ मेरे लिए सजाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा है। वो उसके कानों में रस घोलते उसे अपने लफ्जों से ये जतला रहा था कि वो किस कदर अहम थी उसके लिए। अंबर आंखें मूंदे हल्का सा मुस्कुराई, सर आसूदगी से उसके चौड़े शाने पर रखा था, जो उसका मुखाफित उसका शौहर था, और अब रफ्ता रफ्ता उसका इश्क बनता जा रहा था। जुनून इश्क एपिसोड 132 पार्ट 2 राइटर जैनब राजपूत अहद कहाँ। दरवाजा लॉकअट करते हुए जैसे ही मुड़ा, नजरें भाग कर वॉशरूम की सिमत भागती हुरन शाह पर पड़ी, जो उसकी भारी आवाज पर बेसाख्ता ही रुकी थी। पाँव की कंडीशन पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, या फिर यूं कहा जाए कि बेहद बेहतर हो चुकी थी। सफेद कामदार शिफॉन का सूट, जो पूरा दिन भारी होने के बाद उसकी जान का अजाब बना रहा था, उस वक्त भी वो जल्दी से उस सूट से निकलने और पारस से बचने को भागी थी, मगर ऐन वक्त पर पारस ने उसे टोका, जिस पर उसके सफेद चेहरे पर गुलाल छाया था। गुलाबी पंखुड़ियों को दांतों तले कुचलते वो सुर्ख कर चुकी थी। नीली आंखें घुमाती वो जल्दी से कोई बहाना ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर अचानक डेविल ने उसे नरमी से बाहों में भरते जमीन से ऊंचा किया। बेसाख्ता ही हूर के मुंह से हल्की सी चीख नमूदार हुई। दोनों हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेटे, जिसका रुख अब रूम से टीचर टेरेस की तरफ था। मुझे नींद भी आई है। निचले होंठ को दांतों तले कुचलते वो हल्की सी आवाज में मिनमिनाई, जानती है
ایک فیملی میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ میں اپنا وقت بانٹ نہیں سکتا، مگر میں کوشش کر رہا ہوں ماما کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، میری شہزادیہ اس رشتے کو مان کو محسوس کر سکے۔ مگر جہاں بات تمہاری آ جاتی ہے ناہور، راکنگ چیئر پر بیٹھتے اس نے ہورن شاہ کا سر اپنے سینے میں دھڑکتے اس خون کے لوترے کے عین اوپر رکھتے جنون خیز لہجے میں کہا تھا۔ ہورن شاہ کا دل ایک بار ڈوب کر ابھرا، پورا وجود سماتے بنا اس کے لفظ لفظ کو سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ اپنے بھائی عالیحان سے دور رہا کرو، اور اس لڑکے ابیر سے بھی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں جنون کے ساتھ ساتھ جلن کا عنصر نمایاں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے، اور اب ہورن شاہ بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ بنا جتائے بھی اسے یہ بتا چکا تھا کہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ دروازہ اسی نے کھولا ہے۔ دونوں ہاتھ نرمی سے اس کی پشت پر پھیلاتے ہورن شاہ نے اپنے فڑفڑاتے ہوئے نازک ہونٹ اس کے سینے کے مقام پر رکھتے آنکھیں موند لی تھی۔ ڈیول بے ساختہ ہی آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ عمل اسے یہ بتانے کو کیا جا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے سب سے آگے، سب سے پہلے ہے۔ انابی ہونٹ کافی وقت کے بعد مسکرائے تھے، ایک گہری جنون خیز مسکراہٹ جس کے سب اس کی بھوری شیو میں ابھرتا گڈھا گہرا ہوتا مزید جان لیوا ہوا تھا۔ بھوری آنکھوں میں امڑتا جان لیوا جنون، وہ عشق اوپر سے غضب ڈھاتی محبوب کے قرب کی سرخی اس کے حسن کو دو آتشہ بنا رہی تھی۔ مجھے دوسرے تیسرے کسی بھی نمبر پر کوئی بھی نہیں چاہیے مائی لیڈی، آئی ایم اونلی ون اینڈ ڈونٹ ٹولریٹ اینی ون ایلس۔ اس کے کان کی لو کو چومتے اس نے گہری سرگوشی نما آواز میں اسے اپنا مدعا بیان کیا، جو بری طرح سے کنفیوز ہوئی اس کے لمس پر سمٹی۔ وہ جب سے لوٹی تھی اپنے بھائیوں کو ٹھیک وقت نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی عالیحان اس کے گریز کی وجہ سے دور تھا، مگر وہ خود تو اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اور کل کے لیے اس نے کافی کچھ سوچ رکھا تھا۔ مگر اس کی سوچ کو اس سے پہلے ڈیول پڑھ چکا تھا۔ اسے لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے وہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کی توجہ اور پیار کسی دوسرے کے لیے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہورن شاہ کی نیلی آنکھیں اب پوری طرح سے پھیلی جنہیں وہ بار بار جھپک رہی تھی۔ میرے بھائیوں بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ کیف؟ اس نے گویا عالیحان شاہ کے نمبر بڑھائے تھے۔ ہم مجھ سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ مقابل نے ایک لمحے میں اس کی اپیل کو رد کیا۔ ہم کافی وقت سے دور ہیں، میں نے انہیں بہت ہرٹ کیا، اب میں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، پلیز۔ ہورن شاہ لاڈ سے کہتی اب اس کی گردن کا ہار بنی تھی، چھوٹے سے ہونٹ اسے شیو نما گال پر رکھے، شاید یہ اسے رشوت دینے کی ایک کوشش کی۔ ڈیول نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر پر ٹریس کیا۔ اگر یہ کس مجھے کسی اور فرمائش پر ملتی تو اب تک وہ وش پوری ہو چکی ہوتی مائی ہارٹ، مگر یہ وش میں پوری نہیں کر سکتا۔ اس کے سنہری بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتے گویا اس نے مجبوری عیاں کی تھی۔ ہورن شاہ منہ پھلائے، اب ناراض سی اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسے دور کرنے یا خود دور جانے کی غلطی وہ بھول کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یو نو واٹ ہور، آپ نے پورے 30 منٹ ویسٹ کر دی اس بحث پر، جبکہ ہم ان مومنٹس کو اور بھی اسپیشل بنا سکتے تھے۔ اب کی بار اس کا لہجہ اس قدر شوق اور استحقاق بھرا تھا کہ ہورن شاہ کو اپنا سانس رکتا ہوا سا محسوس ہوا۔ بوجھل ہو رہی سانسوں سمیت وہ بمشکل سے اس کی شرٹ کے گریباں کو جکڑے لیٹی رہی۔ آپ کل چلے جاؤ گے، پھر میں کیسے سوؤں گی؟ ہورن شاہ کو اپنی الگ ہی فکر ستا رہی تھی۔ اتنے ماہ سے اس شخص کی عادت نے اسے بری طرح سے بگاڑ دیا تھا۔ وہ جو فیملی کے سامنے کچھ بولتی تک نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنا حق، اپنا غصہ، اپنے نخرے پر چیز عیاں کر دیتی تھی، جیسے وہ اس کا شوہر نہیں، اس کا دوست ہو، اور مقابل بھی کوئی اور نہیں، اپنی پری کے پیچھے پاگل ہوا ڈیول تھا جو اس کے لیے سارا دن ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ ڈونٹ وری مائی ہارٹ، میں روز آؤں گا آپ کو سلانے۔ اب کی بار ہونٹوں کے کونوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جسے ہورن شاہ کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ سنجیدگی میں بدل گیا۔ مجھے بھوک، امّا اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ وقت بے وقت کی بھوک کیوں لگتی ہے آپ کو، اس کا بھی حل جلد تلاش کرنا ہوگا۔ کرسی سے اٹھتے اس نے گہری سانس بھرتے جیسے خود کو یاد دہانی کروائی تھی۔ روم میں آتے اس نے دروازہ اندر سے لاکڈ کیا۔ کہاں؟ ہم کھانا کھانے نہیں جا رہے کیا؟ اسے بیڑ کی سمت بڑھتا دیکھ وہ حیرت و گھبراہٹ سے بولی۔ پارس نے نرمی سے جھکتے اسے بیڑ پر منتقل کیا اور مسکرا کر ان نیلی آنکھوں کو چوما۔ میرے پاس بیٹھ کر دو پلیٹ بریانی کھائی تھی آپ نے، میرے خیال سے بھول گئی ہیں آپ، ڈیول نے سوچنے کی اداکاری کرتے اسے یاد دلایا تو ہورن ہجل سی ہوتی سرخ پڑی تھی۔ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ کیف؟ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس ہوا تو بمشکل سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی، جبکہ اس کی دلیلوں کو رد کرتے ڈیول نے نرمی سے اسے سینے میں بھینچا تو وہ چانوش ہوتی آنکھیں موند گئی تھی۔ بھوری آنکھوں میں ڈھیروں رنگ سمیٹے ڈیول نے جھکتے اس کے گال کو چومتے اسے خود میں سمیٹا۔ تم یہاں نہیں آ سکتے، میرا مطلب ہے رات ہو رہی ہے، میں سونے لگی ہوں تو تمہیں بھی سو جانا چاہیے، اوکے گڈ نائٹ۔ وہ جیسے ہی شاور لے کر نکلی تھی، دروازہ لاکر ہونے کے باوجود بھی ابیر کو اپنے بیڑ پر پھیل کر بیٹھا دیکھ ایک پل کو اسے حیرت ہوئی، مگر پھر خود کو کمپوز کرتے وہ بات سنبھالنے والے انداز میں بولی، کیا کر رہی تھی تم باہر؟ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے رکی، اب ڈرائر اٹھائے اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی، جب اچانک اس کی بھاری مگر سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی، باہر کہاں باہر؟
वो चेहरे पर बला की हैरत सकाए बोली। अबीर ने गहरी नजर उसके हसीन चेहरे पर डाली और सर को हाँ में हिलाया और एकदम से उठा। अनाया थूक निगलते मिरर से उसे देख रही थी जो अब उसके पीछे आ रुका था। ड्रायर उसके हाथ से लेते उसने बंद करते वापस रखा। भीगे रहने दो, मुझे ऐसे ही पसंद है। यह चेहरा उसके भीगे बालों में छुपाते अबीर ने हाथ उसके पेट पर रखा तो वो एकदम से बुदकी। कब क्या कर रहे हो? उसके लम्स पर मचलती वो घबरा कर बोली। प्यार, बेहद बोझल गंभीर लहजे में कहते उसने रुक अगले ही लम्हे अपने सिमट किया। सब गुस्सा करेंगे। अबीर अभी रुखसती भी नहीं हुई, भूरी सुर्ख हो रही आंखों में इल्तिजा समेटे वो उसके हसीन चेहरे को देखते बोली। अबीर ने सर उठाए उसे देखा। धुला धुला शफाफ चेहरा जो उसके कुर्ब व हया के रंगों से सुर्ख पड़ा क्यामत धारा था। अबीर ने गहरी सांस भरते अपने आप को कंपोज करना चाहा। सबकी नहीं हुई, मेरी तरफ से तो रुखती हो चुकी है, और स्पेशल नाइट भी। होठ उसके दहकते गाल पर रखते अबीर ने कमर से थामे उसे झटके से सीने से लगाया। दोनों की मुतशिर होती धड़कनें एक अलग ही साज बिखेर रही थी। शहद रंग आंखों में खुमार समेटे अबीर ने गहरी निगाहों से उसके नकूश को देखा और फिर नजरें उन घनी सियाह पलकों पर अटकी थी जो गालों को छू रही थी। बेसाख्तगी में झुकते अबीर ने बारी बारी उसकी पलकों को चूमा। उसका सर किस खुशी में अपनी गोद में रखा तुमने? पुश्त पर गिरफ्त मजबूत करते अबीर ने कान के करीब झुकते सरगोशी नुमा आवाज में सपाट से अंदाज में पूछा। अनाया ने गहरी सांस उसके शानों को मुट्ठियों में जकड़ा। वो मेरा भाई है, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए रखा था। वो जानती थी झगड़ने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी मुकाबिल उसकी दलीलों को रद्द करने में माहिर था। हम्मम, भाई है तो भाई ही बनकर रहे। यूं मेरी बीवी को मुख दूर करने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा। अब की बार उसका लहजा दर्जा सपाट हुआ था। अनाया ने चौंक कर बेयकीनी से उसे देखा, जिसके चेहरे पर मजाक का कोई तासुर नहीं था। अबीर, कैसी बात कर रहे हो तुम? अनाया खफा हुई थी। कोई भी बहन खफा जाती अपने भाई के लिए ऐसा कुछ सुनकर। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ डार्लिंग। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करेगा, तुमसे मेरी बुराइयां करेगा, ऊपर से ये भी सोचेगा कि मैं इन सब चीजों से बेखबर हूँ, तो डार्लिंग सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारी हाथ उसके बालों में फंसाते उसने शिद्दत से उसके चेहरे को होंठों से छुआ था। गहरी भूरी आंखें फैलाए वो हैरत से उसे देखने लगी। पारस ने उसे ऑफर किया था, उसे समझाया भी था कि अबीर उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं है, मगर ये सब बातें अबीर को कैसे मालूम? अनाया लबों को नीचे उसे घूर रही थी, जिसकी आंखों में सख्ती और जुनून था। कोई आ जाएगा। अबीर ने झुकते उसे बाहों में भरा तो वह स्टपटा कर मिनमिना उठी, जिस पर नाक चढ़ाए अबीर ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। इस वक्त सभी अपनी अपनी बीवियों के पास मसरूफ होंगे डार्लिंग, और मेरे ख्याल से हमें भी अपने क्वालिटी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहा। निहायत बेबाक से लहजे में कहते उसने झटके से उसे सीधा करते सर अपने कंधे से लगाया। अनाया कंपाते हाथ उसकी गर्दन पर मजबूती से लपेटे सर उसकी गर्दन में छुपा गई। अबीर प्लीज। उसे समझ नहीं आया वो कैसे उसे रोके। दिल अजीब सा हो रहा था। सबके सवालों और नजरों का सोचते ही उसे खुद में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एंड प्लीज, निकाह से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी बड़े पापा को मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। अब तुम्हारा ये गुरेज मेरे जुनून को बढ़ा रहा है, इसलिए बहस मत करो, कोऑपरेट करो माई गर्ल। उसे नरमी से बेड पर मुंतकिल करते उसने हाथ अपने भारी हाथों में लपेटते होंठ अनाया की पेशानी पर रखे थे, जो गहरे सांस भरने लगी। अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर देख लेना, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। सुर्ख आंखें फैलाए वो फूले गालों समेत बोली। किसी की मजाल नहीं, जो मेरी जान को कुछ कहे। वह लब दबाए मखमूर लहजे में बोला और एकदम से झुकते अपने दहकते होठ उसकी ठोड़ी पर रखे, जो पुरसुकून सा सांस फिजा के सुपुर्द करते आंखें मूंदे दोनों हाथ उसके हाथों से निकालते उसकी गर्दन में डाल गई। गाड़ी एक सुनसान जजीरे पर रुकी थी। सारे रास्ते इनायत घबराती हुई सी बैठी रही थी। आलिहान शाह की बहकी निगाहें अपने वजूद पर महसूस करती वो मजीद शर्मसार हो रही थी कि क्या जरूरत थी इतना बनने संवरने की। सुर्ख लबों को चबाती वो सारी लिपस्टिक उतार चुकी थी। काजल से भरी सियाह आंखें बाहर फैली तारीकी की तरह गहरी होती जा रही थी। गाड़ी रुकी तो इनायत ने गहरी सांस भरते उसे देखा, जो अब गाड़ी से निकलता इसकी तरफ आता दरवाजा खोल गया। इनायत ने धड़कते दिल समेत उसे देखा, जो चेहरे पर संजीदगी समेटे अब दरवाजा खोले उसके ऐन सामने खड़ा था। इनायत निकलने लगी। जब आलिहान शाह ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया, इनायत ने चौंक कर उसे देखा था, जिसकी नीली निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। धड़कते दिल से नजरें झुकाए उसने कंपकपाता हुआ हाथ उसके हाथ पर रखा था, जिसे अपने मजबूत हाथ में भीनते आलिहान शाह ने उसे नरमी से बाहर निकाला। गाड़ी का डोर बंद करते ही उसने एहतियात से झुकते उसे बाहों में भरा था। इनायत एकदम से घबराई, दोनों हाथ उसके गर्दन में बांधे नजरें झुका दी थी। आलिहान शाह उसे यूं ही बाहों में भरते अब एक तरफ बनी बरकी कमकमों से सजी एक राहदारी के सामने रुका। इनायत ने चौंक कर सामने देखा तो दिल बुरी तरह से धड़का था। हसीन आंखें हैरत और बेयकीनी से फैलाए वह यकटक फूलों से सजी इस राहगुजर को देख रही थी, जिसके अतराफ में लगी बरकी कमकमों की वजह से वो सारा रास्ता रोशन हो रहा था। सामने ही कुछ फासले पर एक खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ था,
और उसके एंड दाईं जानिब एक छोटी सी झील जिसका नीला पानी लहरों के बल झूमता मीठा सा शोर पैदा कर रहा था। आलियान शाह ने अपना भारी कदम आगे रखा तो उसके हर उठते कदम के साथ इनायत को अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ था। बचपन से लेकर अब तक एक एक पल एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सियाह आंखें, खुदा की इनायत, उसके रहम पर बेसाख्ता ही भीगी थी। क्या थी उसकी जिंदगी, और आज उसके रब ने उसे कितना बल्कि बेशुमार नवाजा था। भीगी सियाह आंखें उठाए उसने इस शख्स को देखा जो जिंदगी के हर कदम हर मोड़ में उसका मुहाफिज बनकर उसके सामने डट कर खड़ा रहा, जिसने बिना जतलाए भी अपना हर फर्ज निभाया था, फिर चाहे वो कजिन का हो या शौहर का। आलियान शाह ने गर्दन झुकाकर उसे देखा, जिसकी नम आंखों को देख वो गहरी सांस भरते रह गया। ओ माई लिटिल एंजल, प्लीज यहाँ मत रोना, वरना यहाँ झील तो पहले से मौजूद है, सैलाब आने में देर नहीं लगेगी। वो झुका नरमी से उसके कान में सरगोशी करते वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, जिसकी भीगी आंखें में एकदम से मुस्कान सिमटी, होठ मुस्कुराहट में ढले, जिन्हें देखते आलियान शाह ने गहरी सांस भरी और खुद उसे उठाए अब टेंट में दाखिल हुआ। इनायत हैरत से मुंह खोले इस पूरे टेंट को घूरती रह गई, जो बेतहाशा खूबसूरती से सजाया गया था। उसे देखकर किसी होटल के महंगे रूम का सा गुमान हुआ था उसे। आलियान शाह ने उसे नरमी से बेड पर बिठाया, जो बेड पर बैठते अब अपनी साड़ी के पल्लों को दुरुस्त करने लगी। कम उसके सामने हाथ फैलाए आलियान शाह ने आईब्रो उचकाते उसे देखा, जो हैरान सी लग रही थी। इनायत ने हाथ उसके हाथ में रखा, जिसे थामे वो टेंट की दूसरी तरफ से बाहर निकला, जहाँ एक खूबसूरत सा वुडवे बना हुआ था जो सीधा इस छोटी सी झील तक जाता था। उसके करीब ही 2 कुर्सियां लगी हुई थी। इनायत तो बस इतने दिल फरेब मंजर को देखते ही खो गई थी। होश तब आया जब उसे थामे आलियान शाह ने एक कुर्सी पर बिठाया। एक गहरी निगाह इन गुलाबी गालों पर डालते वो खुद को कंपोज करते खुद अपनी साइड पर आया। इनायत अब हैरत वो इश्तियाक से इन अनवा व अकसाम के खानों को देख रही थी, जो एक से बढ़कर एक था। निगाहें भटक कर इस खूबरू मर्द पर गई, जो किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा हो सकता था। कहाँ वो खूबसूरत तरीन मर्द और कहाँ वो एक बड़ी उम्र की सादा सी लड़की। ज्यादा सोचने से दिमाग कमजोर पड़ जाता है क्वीन। वैसे भी मेरी बेटी तो ये सोच सोच कर ही परेशान हो रही होगी, ये पापा की लिटिल एंजल कितना सोचती है। नीली आंखें घुमाकर कहता वो उसे खाना सर्व करते बोला, तो इनायत ने खफगी से सर झटका, जबकि चेहरा हया के रंगों से सुर्ख हुआ था। उसे देखना नहीं, खाना भी है। वो वापस कुर्सी पर बैठा, नजर भर कर उसे देखा, जो कंफ्यूज सी चाउमीन की प्लेट में चम्मच चला रही थी। मुझे ये नहीं खाना, वह थूक निगल कर मिनमिनाई, तो आलियान शाह ने मंचूरियन डिश उसके सामने की। वो चाइनीज खाना देखकर मुंह बनाने लगी। डार्लिंग, यहाँ तो आलियान शाह के हाथ की बिरयानी मिलने से रही। वो कंधे उचकाकर कमाल बेनियाजी से बोला कि इनायत ने लब दबाए उसे देखा। अच्छा, ये सूप टेस्ट करो। उसके मुंह के जाविये देख आलियान ने सूप उसके सामने की, जिसे वो चुपचाप चम्मच से घूंट भरते पीने लगी। गहरी सांस भरते वो अब खाने की तरफ मुतवज्जे हुआ था। थोड़ी देर में खाने से फारिग होते आलियान शाह ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ खींचा, जो उसके कदमों के पीछे अपने कदम रखती अब उसके साथ साथ चल रही थी। चेहरे पर एक अलही सी चमक थी। दिल चाह रहा था कि हवाओं में उड़ जाए, जरा सा आगे जाते। एक तरफ पड़े म्यूजिक प्लेयर को ऑन करते वो वापस मुड़ा तो इनायत ने चौंक कर उसे देखा, जिस पर आलियान शाह ने नीली आंखों में शरारत समेटे आंख विंक की, तो वो शर्म से पहलू बदलते रह गई। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे क्या रे, जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। गाने के बोल जैसे आलियान शाह के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। इनायत सांस रोके उसे देख रही थी, जिसने करीब आते उसका हाथ थामे उसे अपने रूबरू खड़ा किया। इनायत यकटक उसे देख रही थी, जिसे आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ संजीदा ही पाया था, मगर आज उसकी आंखों के बोलते लफ्ज, उसके होठों पर मौजूद मध्यम सी मुस्कुराहट, उसके हाथों का इस्तेहाक, ऊपर से ये दिलकश माहौल, इस मासूम सी लड़की को खुद पर रश्क सा आने लगा था। उसके नाजुक हाथों को अपने कंधों पर रखते आलियान शाह ने झटके से उसे कमर से थामे करीब किया, अपने सीने में भींचते अपनी नाक उसकी छोटी सी नाक से जोड़े वो अब मध्यम सा रवानी में मुंह कर रहा था, जैसे इस गाने इस माहौल के फुसून ने उसे जकड़ डाला हो। समझ के भी समझ न सकूं मैं सवेरों का मेरे, तू सूरत लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। आलियान शाह मध्यम मगर पुरसों सी आवाज में गुनगुना रहा था। उसकी मीठी आवाज इनायत काज़मी के दिल की दुनिया को हिला कर रख गई थी। हाथ मदहोशी के आलम में उसकी गर्दन का हार बने थे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। अब की बार उसे बाहों में भरते आलियान शाह ने जुनून खेस से अंदाज में कहते उसे सीने में भींचा था। इनायत धड़कते दिल से उसकी सांसों को सुन और महसूस कर रही थी, जिनमें धड़कता अपना नाम उसे मगरूर कर रहा था। उसे एकदम से खड़ा करते आलियान शाह ने उसके पाँव अपने पाँव पर रखते माथा उसके माथे से टिकाया। अब माहौल में मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन पा रहे थे, एक दूसरे की सांसों में सांसें भर रहे थे। पता नहीं कब से, मगर जब से इस एहसास को महसूस किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर किया है इनायत। तुम मेरी बिन मांगी वो दुआ हो, जो मेरी होठों से नहीं मेरे दिल से निकल कर खुदा तक जाती रही।
जिस ने मुझे तुमसे मुकम्मल किया, तो गोया मेरे हर जख्म, हर गम को मरहम सा मिल गया। तुम्हारी आंखें, ये बाल, ये होठ, ये तिल, ये खौफ और ये मुजस्मा उसमस, ये नाजुक वजूद सिर्फ और सिर्फ आलियान शाह का है। जब कोई रिश्ता नहीं था तब भी तुम पर अपना हक समझता रहा है ये आलियान शाह, और अब तो तुम सरता पैर सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ आलियान शाह की। इनायत काज़मी को अपना वजूद उसके लफ्ज़ों से बेजान होता महसूस हुआ था। मुकाबिल अपने लफ्ज़ों के सहर से उसकी रूह को अपने दिल से जोड़ रहा था। उसके पोर पोर में एक रश्क, एक सुकून सा था जो खून की तरह सरायत करता जा रहा था। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या है, जुनून क्या है, इश्क क्या है। मेरे लिए हर लफ्ज़ का मतलब सिर्फ इनायत काज़मी है। वो लड़की जिसकी आंखों में उभरती अपने नाम की नफरत से मुझे इश्क हुआ था, जिसके चेहरे पर अपना खौफ देख मेरे वजूद में सुरूर एक नशे की तरह दौड़ता है। वह लड़की जिसे छूने, जिसे महसूस करने के बाद ये आलियान शाह अपना भी नहीं रहा। उसके होंठ अब इनायत काज़मी के चेहरे पर गर्दिश कर रहे थे। उसके लफ्ज़ इनायत के दिल पर नक्श हो रहे थे। आसमान पर मौजूद वह चांद का टकरा भी अब बादलों की ओट में जा छुपा था। जब उसकी ठोड़ी को चूमते आलियान शाह ने उसे बाहों में भरा, अब उसके कदम टेंट की सिमत उठे थे। इनायत आसूदगी से उसकी गर्दन पर सर रखते आंखें मूंद गई। उसकी खुद सुपुर्दगी की यह अदा आलियान शाह के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी, जिंदगी से भरपूर मुस्कान। जुनून इश्क एपिसोड 133। राइटर ज़ैनब राजपूत जाए नमाज तय करते हुए उठी थी। जाए नमाज एक तरफ साइड पर रखते उसने एक मुस्कुराहट भरी निगाह बेड पर औंधे मुंह लेटे कैफ पर डाली। जब से वो उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी, कैफ की नींद गहरी होती जा रही थी। वो रातों को जागने वाला अब जो सोता था तो इतनी गहरी और पुरसुकून नींद सोता था कि उसके चेहरे पर फैले सुकून को देख वो कई बार माशाअल्लाह कहती थी। हुरैन ने खिड़की से बाहर नजर दौड़ाई। सुबह के 5 बज रहे थे और इस वक्त तक तकरीबन सभी अपने अपने कमरों में होते। चाय की तलब महसूस करते हुए दबे कदमों बिना आवाज की आहिस्तगी से दुपट्टा सर पर जमाए रूम से बाहर निकल आई। किचन में खड़ा वो माथे पर बल डाले तेज तेज हाथ चला रहा था। शहद रंग आंखों में संजीदगी समेटे वो खूबरू शख्स बेहद जाजिब नजर लग रहा था। स्लीव लेस ब्लू शर्ट से झलकते इसके मसल्स काफी पुरकशिश लग रहे थे। हुरन शाह की नीली आंखें मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक चोर नजर अपने पीछे डाली। कैफ वहाँ नहीं था। दिल को तसल्ली हुई वो धीमी आवाज में अबीर को सलाम करते उसके करीब गई, जो चौंक कर मुड़ा। एकदम से चेहरे के सख्त तासुरात में नरमी सिमट आई। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया, सब खैरियत? तबीयत ठीक है ना? इस वक्त यहाँ कुछ चाहते था आपको? अबीर पास्ते में चम्मच चलाता आता अब मुतफक्किर सा मोहब्बत भरे लहजे में पूछने लगा, जिस पर हुरन मुस्कुराई। नहीं भाई, आप पास्ता बनाए, मुझे बस चाय की तलब हो रही थी, इसीलिए किचन में आ गई, वो कहकर रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ी। जब अबीर आंच कम करते उस तक आया, आप जाओ लॉन में बैठो, यही लाउंज में, मैं बस अभी चाय तैयार कर देता हूँ। उसने नरमी से कहते दूध का बर्तन उसके हाथ से ले लिया। वो अनाया की जिद पर उसके लिए पास्ता बनाने आया था। अब अपनी मौजूदगी में हुरी को काम कैसे करने देता? मगर भाई, हुरैन मिनमिनाई, कोई अगर मगर नहीं भाई कहकर भाई बनने भी नहीं दे रही तुम चुड़ैल। वो उसके सर पर चप्पत लगाते बोला तो हुरन खिलखिलाई और फिर हार मानते वो सामने गिलास डोर धकेलते लाउंज में मौजूद सोफों में से एक पर बैठी। तुम जाओ जल्दी से, कोई हैवी शॉल ले लो। गाड़ी पार्क करते वो इन हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ था। दिसंबर का आगाज हो चुका था, जिसकी वजह से सर्दी में अब खासा इजाफा हो चुका था। इनायत की जिद पर वो सुबह ही सुबह वापस आए थे। वो नहीं चाहती थी कोई उन्हें देखे और सवाल करे कि रात भर कहाँ थे वह। इसी वजह से वो आलिहान से जिद करके जल्दी वापस लौट आई थी। ओके। इनायत ने चोर नजर से लाउंज में बैठी हूर को देखा, जो उन्हीं को देख रही थी। आलिहान, उसकी फिक्र देख आलिहान ने गर्दन मोड़े हूर को देखा और गहरी सांस भरते अपनी बीवी को देखा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ हूरी को। उसने इनायत का डर जाहिर करना चाहा था, जो सर हिलाती अपने रूम की तरफ जाने लगी, मगर किचन में मसरूफ अबीर को देख उसे मजीद शर्मिंदगी हुई थी, जिसने दूर से ही हाथ हिलाकर उसे सलाम किया था, जिसका जवाब अजलत में देती वो अपने कमरे में भागी थी। अस्सलाम अलैकुम माई प्रिंसेस, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? आलिहान शाह बहन के करीब बैठा नरमी से पेशानी का बोसा लेते उसने नरम लहजे में पूछा। हुरन ने नीली आंखें घुमाकर भाई को देखा। वालेकुम अस्सलाम भैयों, मैं तो ठीक हूँ, आप ही को क्या हुआ? वो ठीक तो हैं। आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? हुरन शाह फिक्रमंदी से बोली। शायद उसकी हालत के पेश नज़र ये सवाल किया था। हम बच्चे, वो ठीक है, बस आउटिंग पर जाना चाह रही थी तो बस घुमाने ले गया था। गोल्डन बालों में उंगलियां चलाते उसने मुस्कुराकर बहन को देखा, जो उसके जवाब से पुरसुकून सी नजर आ रही थी। आलिहान शाह ने करीब मेज पर पड़ी तेल की शीशी उठाई और एकदम से झुककर सोफे के नीचे वो हुरन के सामने बैठा उसे याद थे वह दिन जब उसकी गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से उसके बालों की मालिश करती थी। उसके बाल हुरन शाह को भी बहुत पसंद थे। गुड़िया मालिश करोगी अपनी भैयों की? आलिहान शाह के लहजे में एक खुशी, एक मान था। हुरन की आंखें एक पल को नम हुई थी। कितनी मुकम्मल जिंदगी थी इन दोनों बहन भाई की। बिला तरद्दुद उसने तेल की शीशी थाम ली और जरा सा आगे होते अब आलिहान के सर को सीधे से दरमियान में किया। भैया सर एग्जैक्ट रखिएगा, आप बहुत हिलते हैं। नाक चढ़ाए
वो उसकी आदत को याद करती किसी बड़ी बी की तरह बोली। तो आलिहान ने बेसाख्ता लब दांतों तले दबाए, जो हुक्म मेरे आका। वो सीने पर हाथ रखते पूरा झुका कर बोला। तो हुरन खिलखिलाई। अब वो बड़े प्यार और तवज्जो से उसके बालों की मालिश करने लगी। आलिहान शाह बहन के नर्म ममता भरे लम्स पर आंखें मूंद गया था। हम तो यहाँ हैं आप माई हार्ट। भारी कदमों समेत वह गिलास डोर धकेल कर अंदर आया तो उसकी भारी सर्द आवाज पर हुरन के चलते हाथ थमे थे। नीली आंखें फैलाए वो लबों पर जबान फेरते अब आंखें उठाए उसे देखने लगी, जिसकी भूरी आंखें नींद टूटने के सबब सुर्ख हो चुकी थी। वह नींद में भी उसकी गैर मौजूदगी महसूस करते एकदम से उठा था। उसे रूम में ना पाते वो नीचे आया, जो नजर लाउंज में बैठी हूर और उसकी गोद में सर रखे उसके सामने बैठे आलिहान शाह पर गई। जबड़े भींचे। वो जिस कदर जब्त से आया था ये सिर्फ वही जानता था। पारस तुम भी हो यहाँ? वो जो अटक सर्द निगाहों से आलिहान शाह और हुरन को घूर रहा था। इनायत की आवाज पर वो हल्का सा टर्न हुआ, नरम निगाहों से अपनी बहन को देखा, जो बड़ी सी शॉल ओढ़े वहीं आई थी। आलिहान शाह जो डेविल को सिरे से इग्नोर कर रहा था, अब बीवी की आवाज पर फौरन से चौकस हुआ। नीली आंखें छोटी की उसे देखने लगा। जी आपी आपके पास ही आया था, मैं मेरे सर की भी मालिश कर दे। उसका हाथ थामे उसने नरमी और प्यार से उसे आलिहान शाह के सामने मौजूद सोफे पर बिठाया और खुद उसके कदमों में झुक कर बैठते उसने आलिहान के पास पड़ी बोतल गुस्से से खींची। इनायत तो खुशी से निहाल जारी थी। हाय देखना पारस, मैं इतनी अच्छी मसाज करूंगी ना, तुम खुश हो जाओगे। शॉल ऊपर करते हुए अब अपनी कमीज के बाजू फोल्ड करने लगी। खुशी उसके लहजे में फूट रही थी, जबकि आलिहान शाह आईब्रो उचकाकर उसे देख रहा था, जो छोटी सी पहलवान ही लग रही थी। मगर जिस बात ने उसे मुतासिर किया था वो उसका इग्नोर करना था। वो इतनी भी मासूम नहीं थी जितनी लगती थी। उसे खूब मालूम था किस किस वक्त और किन जगहों में अपने शौहर को सिरे से इग्नोर करना है, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। हुरन पारस के नर्म रवैये पर खुश हुई थी कि चलो उसने गुस्सा तो नहीं किया था। इनायत मोहब्बत से पारस की मालिश कर रही थी, जबकि इन दोनों के सामने बैठे वो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे एक ही निवाला बनाकर खा जाएं। अरे वाह, ब्यूटीफुल सीन। अनाया जो कब से अबीर के आने का इंतजार कर रही थी, अब भूख से बेहाल होती वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, लाउंज में आमने सामने बैठे इन दोनों को देखा, जिनके सुर्ख चेहरे देख वो इन दोनों के गुस्से का अंदाजा लगा सकती थी। अबीर उन्हें इग्नोर करते वो सामने किचन में अबीर से मुखातिब हुई। फिलहाल उसका कोई मूड नहीं था इन चारों को डिस्टर्ब करने का, इसीलिए वो वहीं बैठकर सामने मौजूद मेज को खींचकर करीब करती अपनी टांगे फैलाकर सोफे की पुश्त से टिक गई थी। बाउल ट्रे में रखे वो मुस्कुराता हुआ शाहाना अंदाज में चलता हॉल में आया था। एक भरपूर निगाह गुलाबी कामदार ड्रेस में बैठी अनाया पर डाली, जो उसकी पसंद के ड्रेस में गजब भारी थी। हाय पास्ता। भूरी आंखें तो उसके हाथ में मौजूद पास्ते को देखकर फैली थी, जबकि भूख दुगना बड़ी थी। एक घुटना फोल्ड की अबीर सोफे पर बैठा नरमी से एक हाथ उसके सुर्ख गाल पर रखते उसने झुकते पेशानी चूमी और मुस्कुराकर उसके करीब बैठा पास्ता। अनाया पागलों की तरह बाउल को देखकर बड़बड़ाई। अबीर अच्छे से जानता था वो कितनी पागल थी। उसके हाथ के पास्ते के लिए एक निगाह लाउंज में जारी दंगल पर दौड़ाए वो तमस्खुर उड़ाती नजरें इन दोनों पर डालते सर झटक कर अपनी ऐन की तरफ मुतवज्जो हुआ। ऐसे तो नहीं जाना, इतने प्यार से बनाया है, अब मैं ही खिलाऊंगा। उसने बाउल उसके चेहरे के नजदीक करते मोहब्बत पाश लहजे में कहा। अनाया ने ललचाती नजरों से पास्ते को देखा और सर को जोर शोर से हाँ में हिलाया। अबीर ने फोर्क भरते उसके सामने किया, जिसे मुंह में लेती वो मजा से आंखें मूंदे उसकी लज्जत से मसरूर हुई थी। उम्मम वाओ अबीर सो यम्मी। वो चटखारे भरती दिल से दाद देने वाले अंदाज में गोया हुई थी, जिस पर अबीर ने जुनून खेज नजरों से उसे देखा। शुक्र है मेरी डार्लिंग को पसंद तो आया। उसके गाल में उभरते गड्ढे को उंगली से छूते वो मदहोश कुन लहजे में बोला और अगले ही लम्हे झुककर उसके गाल को होंठों से छुआ। अब फिर से उसे खिलाने लगा। गैराती तौर पर पारस की नजर सामने उठी थी, जहां अबीर अनाया को ना सिर्फ खिला रहा था बल्कि उसकी आंखों में जो जुनून था उसे देखते पारस मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसकी नजरों के ताक़ुब में आलिहान शाह ने मुड़ कर देखा तो अबीर को इतना फ्री होता देख वो भी टेडी के साथ उसका दिल जल कर रह गया था। वह यकना नंबर बढ़ा रहा था। अपने यही सोचते वो दोनों एकदम से उठे। अब तेज तेज कदमों से हॉल की सिमत बढ़े थे। हुरन और इनायत नासमझी से एक दूसरे को देखने लगी। क्या कर रहे हो तुम लड़के? अचानक से उसके हाथ से बाउल झपटा गया था, जिस पर अबीर ने दांत पीसते जबड़े भींचे और सुर्ख चेहरे समेत सर उठाए पारस को देखा। अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा अपनी बीवी को खिला रहा हूँ। अबीर ने बाउल फिर से छीना था। उसे खासी चिढ़ थी। ऐसी हरकतों से वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था और खुद भी ऐन के मामले में उसे डिस्टर्बेंस करते ही पसंद नहीं थी। दिख रहा है, मगर तुम भूल रहे हो दिमाग से पैदल इंसान की अभी तुम्हारी रुखसती नहीं हुई, तो दूर रहो मेरी ऐन से। वो जबड़े भींचते कर दांत पीसते हुए गुर्राया था, जिस पर अबीर ने सपाट चेहरे समेत पारस को देखा। अबीर तुम अच्छे से जानते हो ना कि अंकल ने मना किया है तुम्हें टेडी से दूर रहने को, तो फिर क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ, आलिहान ने बाउल उसके हाथ से छीनते सख्त लहजे में कहा था। अनाया मुंह खोले पागलों की तरह इन दोनों को और फिर अबीर को देख रही थी। अच्छे से जानती थी
वो कि तीनों में से कोई भी पीछे हटने या हार मानने वाला नहीं था। एक दूसरे की बीवियों पर अपना हक जताकर वो अब उस पर हक नहीं बल्कि साथ साथ अबीर पर रौब झाड़ने आए थे। चलो जाओ यहाँ से। आलियान ने गर्दन अकड़ा कर कहते इन दोनों को ही इग्नोर किया, जबकि अबीर तो सपाट चेहरे से इन दोनों को देख रहा था, जो बस ना चलने पर उसी की बीवी को उससे दूर करने आ गए थे। लब भींचे उसने खामोश निगाह अनाया पर डाली, जिसके आसपास वो दोनों बैठ चुके थे। वो तेज तेज डग भरता लाउंज में गया। अनाया उसे ही देख रही थी, जो दरवाजा अंदर से लॉक करते अब हुरन को उठाए इनायत के करीब बिठा चुका था। वो दोनों घूर कर उसके सुर्ख चेहरे को देख रही थी, जिसने तेल की शीशी उनकी तरफ बढ़ाई और खुद नीचे बैठा। आप दोनों के शौहर हर बार मेरे और मेरी बीवी के रोमांटिक मोमेंट्स स्पॉइल करते हैं, अब आपकी बारी है। इतना जलाएं इन दोनों को कि आज के बाद आपको यूं छोड़कर जाने की गलती ये ख्वाब में भी ना करे। उसकी आंखों में अजीब से रंग थे। अगर वो टेढ़े थे तो वो भी उनका हमजाद था। इनायत ने हुरन को देखते सर इस बात में हिलाया और अब एक एक हाथ से अबीर के सर की मालिश करने लगी। साथ साथ किसी बात पर बुलंद बांग कहके भी जारी थे। एन चलो मुंह खोलो, मैं खिलाता हूँ। डेविल ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। उसकी नजर में अबीर जैसा पागल शख्स उसकी बहन के काबिल नहीं था। उसे डेविल जैसे समझदार और मोहब्बत करने वाले साथी की जरूरत थी। अनाया ने ऊँग रोकते गर्दन मोड़ कर एक नजर आलिहान पर डाली और फिर पारस पर, जो दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जो थे, सामने देखे। उसने उंगली उठाकर सामने की तरफ इशारा किया तो वो दोनों पहले हैरत अंगेजी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर गर्दन मोड़ के सामने देखा, जहां अबीर अलवी मजा से उनकी बीवियों से मालिश करवाता साथ साथ हंस रहा था। अनाया ने गर्दन मोड़ के इन दोनों के सुर्ख चेहरों को देखा। आप हैंडल करें उसे, मैं रूम में जाकर खा लेती हूँ। वो पास्ते का बाउल लेती मुस्कुराकर दोनों को मशवरा देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। पारस और आलिहान ने जबड़े भींचे गुस्से से अबीर को देखा और तन फन करते वो भागने के अंदाज में दरवाजे तक गए तो अंदर से बंद था। इन दोनों के सुर्ख चेहरों को देखते अबीर ने दूर से ही हाथ हिलाया, जिस पर वो मजीद सीखपा हुए अब दरवाजे को ठोकरे मारने लगे। मगर ना तो अबीर ने दरवाजा खोला था, ना ही हुरन और इनायत ने, और वह दोनों गुस्सा करते जल भुनकर एक दूसरे को ब्लेम करते अपने कमरों में चले गए। इनके जाते ही वो तीनों कहखा लगाते हंसने थे। अबीर इन दोनों को रूम में जाकर रेस्ट करने का कहकर हुरन को चाय बन चुकी है बताते खुद भी अपने भयल से भरे बालों में हाथ चलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। एनी वो रूम में बैठी थी जब मीरब मुतफक्किर सी उसके रूम में आई। भारी कामदार लहंगे को पिन अप करती वो एकदम से मुड़ी। जी मासी। भूरी आंखों में संजीदगी और हैरत समेटे उसने चौंक कर मीरब को देखा, जिसकी रंगत उड़ी उड़ी सी थी। थोड़ी ही देर में तबरेज के निकाह का फंक्शन शुरू होने वाला था। बाकी की सब लड़कियां माहा के पास जमा थी। सभी कजिन्स के ड्रेस सेम थे, माँ सिवाय कलर्स के बेटा वाइश। वो घबरा कर थूक निगलते बात अधूरी छोड़ गई तो अनाया के हाथ थमे। वो लेट थी, पहले ही अभी सिर्फ ड्रेस ही पहना था। अनाया ने चौंक कर मीरब को देखा, जो फुल तैयार खड़ी थी। चले मैं देखती हूँ उसे, वो दांत पीसते बोली और दुपट्टा बेड से उठाए सर पर ओढ़ते वो लहंगा संभालती बाहर निकली थी। आप ही तबरेज भाई की नई दुल्हन तो इतनी प्यारी है। उफ, पता है, तस्वीर देखी है मैंने, एनी की दोस्त है। अमाया बालों को कर्ल करते एक निगाह बालों को रफ से जोड़े में कैद करती माहा पर डाले बोली, जिसकी आंखें और चेहरा सवागवार सा था। सूजी हुई सुर्ख आंखें उसके देर तक रोने की चुगली खा रही थी। इस पर मुतजाद वो सुर्ख लहंगा उसके गोरे वजूद पर कहर ढा रहा था। हुरन और इनायत ने किन आंखों से माहा को देखा, जो अपने गम को चाह कर भी नहीं छुपा पा रही थी। मगर वह दोनों भी चाहती थी कि माहा को एहसास हो सके कि वो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। वह सभी तकरीबन तैयार थी। अंबर और अमाया पीच कलर के नफीस से लहंगे में थी। अंबर की तरह सेम लुक देने को अमाया ने बालों को कर्ल कर दिया था और मेक ओवर भी दोनों ने सेम ही किया था। बस एक आंखों का रंग था जिससे अंबर और अमाया की पहचान कर पाना मुमकिन था। उसके बरक्स हुनशाह डार्क चॉकलेट कलर का लहंगा जेब तन किए हुए थी। आंखों का नीला रंग गजब धारा था। हल्के फुल्के मेकअप से वो अपनी उम्र से काफी बड़ी और हसीन दिख रही थी। इनायत गोल्डन कलर का लहंगा जेब तन किया हुआ था, जो उसकी गुलाबी रंगत पर कयामत ढा रहा था। मासूम से मुखड़े पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जो उसे मजीद अट्रैक्टिव बना रही थी। माहा, तुम एक बार फिर सोच लो, तबरेज भाई को एक बार रोक लो, वो खुद ही इनकार कर देंगे। इनायत ने उसे समझाना चाहा था, जिसने हाली हाली नजरों से उसे देखा। उसकी खामोशी महसूस करते इनायत तासुफ भरी गहरी सांस भरते रह गई। आइश। दरवाजा धड़ से खुला तो अनाया की आवाज पर बेड पर घुटनों के गिर्द हाथ बांधे आइश ने चौंक कर उसे देखा और फिर खफकी से नजरें चुरा गया। तुम तैयार क्यों नहीं हुए? अनाया ने दरवाजा जोर से बंद किया और कमर पर हाथ टिकाए उसके सर पर जा पहुंची। देखो एनी, ये ज्यादती है। वो शहादत की उंगली उठाए मिनमिनाया। मीरब ने गहरी सांस भरते अनाया को देखा और सर तासुफ से झटक डाला। अब तुम ऐन मौका पर मुकर नहीं सकते आइश। देखो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, अनाया ने जरा रौब से कहा था। तुमने बताया ही कब था? जालिम लड़की, चालबाज, मुक्कारन, एकदम से मेरे सर पर बम फोड़ा तुमने।
अगर किसी को पता चला तो सब हंसेंगे मुझ पर। वो अनिल, पारस, अबीर, आलिहान, तबरेज और सबसे बढ़कर अपनी ज़ौजा का सोचते ही पहलू बदल कर रह गया था। तुम मेरी पहली और आखिरी उम्मीद हो आइश, लाज रख लो यार, किसी का घर बच जाएगा। अनाया दोजानू उसके घुटनों पर हाथ रखते बैठ गई थी। जानती थी दरवाजा लॉक्ड है, अबीर देख नहीं सकता। आइश ने उसे घूरा और फिर कमीनगी से मुस्कुराया। तो ठीक है, एक शर्त पर। अनाया ने चौंक कर उसे घूरा। बक भी चुको, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। शर्त यह है कि आज मेरा और मेरी ज़ौजा का निकाह भी होगा दोबारा से। कॉलर दुरुस्त करते वो शर्मा कर बोला। तो अनाया ने ताज्जुब से सर झटक कर मीरब को देखा। ओके, मज़ोर है, अनाया ने गहरी सांस भरते कहा था और अब एक तरफ पड़ी ड्रेस उठाकर उसे थमाई। अब उसे खुद ही आइश को रेडी करना था, वो भी वक्त पर। मोड़ तो ठीक करे यार, अनिल ने उसकी शाल दुरुस्त करते उसके उदास चेहरे को देखते हुए कहा। तबरेज ने गहरी सांस भरते अनिल को घूरा। वो खुद इस वक्त वाइट कलर की शलवार कमीज जेब तन के हुए था। सियाह शाल कंधे पर डाले वह नक्शा तैयार काफी परकशिश लग रहा था। बाकी के सब कजिन सियाह शलवार कमीज में थे। सबकी ड्रेसिंग सेम थी। अनिल, अबीर और आलिहान शाह यहीं थे, जबकि आयश और पारस अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। तबरेज, अगर तुम चाहते हो कि माहा भाभी को एहसास दिलाओ कि वो गलत कर रही है तो इसके लिए अपना मोड बेहतर करो। कफ लिंक्स लगाते वो शहद रंग आंखों में संजीदगी समेटे शाहाना अंदाज में चलता इस तक आया। आलिहान शाह परफ्यूम खुद पर छिड़कते हुए मुड़ा। इससे क्या होगा? तबरेज ने सर झटक डाला। कल की रात बहुत बोझल गुजरी थी। दिल अभी तक बेचैन था, क्योंकि आज अगर उसका निकाह हो जाता तो यकीनन उसके कमरे में कोई और आती। वो उसकी माहा की हर जगह पर हक जताती जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। भाभी को जलाओ ताकि उन्हें एहसास हो कि अगर ये शादी हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देंगी। राइट अबीर? आलिहान शाह ने इसका जुमला मुकम्मल किया। यस ऑफ कोर्स, अबीर ने सर असबात में हिलाते तबरेज को देखा। तबरेज ने पुरसोच से अंदाज में लब भींचे, जबकि अनिल, अबीर और आलिहान अब अपनी तैयारी मुकम्मल करने में मगन थे। माहा बेटा जाओ, समरा के माँ बाप आ गए हैं, उन्हें वेलकम करो। एनी और मीरब समरा के साथ बस पहुंचने वाली हैं। एना ने एक गहरी निगाह इस पर डालते मुस्कुरा कर उसे बताया, जो भुलाई हुई सी फिर रही थी। माहा सर असबात में हिलाती डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी थी, तक बाकी की चारों मुस्कुराती हुई एक कतार में आई। एना ने बेसाख्ता ही माशा अल्लाह कहा था और फिर चारों अंबर, अमाया, हुरन और इनायत को एक लाइन खड़ा करते इनकी नजरों उतारी। आप ही कहाँ हैं? अंबर ने होंठ कुचल कर माहा का पूछा। वो सभी बस इतना जानते थे कि उन्हें माहा को यूं फील करवाना है जैसे कि निकाह सच का हो रहा है। बाकी सब क्या चल रहा था, इससे वो सभी अनजान ही थे। एनी ने कोई समरा के माँ बाप बुलाए हैं, मैंने इनके पास भेजा है। एना ने तासुफ भरी सांस भरते कहा था। वो इतना बुरा महसूस कर रही थी कि वह यूं इस बच्ची को तंग कर रही थी। मामा, परेशान नहीं हो आप, देखिएगा सब ठीक होगा। इनायत माँ के उतरे चेहरे को देखती एकदम से इनसे लगी थी, जिस पर वो मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूमते उसे सीने से लगा गई। ये लहंगा हेवी है और संभाल कर चलना, ओके ना? एना ने उसे फिर से तायद की, जिस पर वह लब दबाकर मुस्कुराई और सर को जोर शोर से हाँ में हिलाया। एना तो चाहती ही नहीं थी कि वो लहंगा पहने, मगर फिर इनायत की जिद के वो सेम ड्रेस पहनेगी। ऊपर से अनाया की जिद की वजह से वह चुप हो गई थी, मगर वो वक्फे वक्फे से उसे तायद कर रही थी। आली ठीक है ना? वो तकरीबन उसके कान में घुसी थी। एक तो सारी फैमिली की मौजूदगी में वो बेटी से खुलकर पूछ भी नहीं सकती थी कि कहीं किसी को यह ना लगे कि वो शक कर रही है आली पर। डोंट वरी मामा, पूरा काबू कर लिया है मैंने। इनायत शरारत से उसी की तरह उसके कान में घुसकर सरगोशी में कहती मुस्कुराई। तो अनाया ने शुक्र का गहरा सांस भरते फिर से पेशानी चूमी थी, जिस पर इनायत खिलखिलाई। भाई लोग आ गए। चले सब लॉन में। फंक्शन लॉन में था, जहां सादगी से छोटा सा स्टेज बनाया गया था और सिर्फ फैमिली के लोग ही मदो थे। अमाया लॉन में मौजूद सब लड़कों को देखकर फौरन से आई, अब सबको आगाह किया था। माशा अल्लाह मामा, आप सबको हमसे भी ज्यादा प्यारी लग रही है। अलाया और हया जो वाइट ड्रेसेस में वही आई थी। अंबर माँ और बाकी सब पर एक सताइशी निगाह डाले मुस्कुरा कर बोली, जाहिर सी बात है, हमारी ही बेटियां हैं और हम खूबसूरत है तो ही तुम सब प्यारी हो। अलाया ने दुपट्टा लहराकर एक अदा से कहा था, जिस पर वो सभी कहका लगाकर हंसी। तो तुम तो तबरेज की पहली बीवी। रसगुल्ला मुंह में डालते तबरेज की नहीं होने वाली सास ने एक गहरी नजर सामने बैठी माहा पर डालते कहा। माहा ने हलक में अटकते आंसू निगलते बमुश्किल से कहा, हमारी समरा तुमसे लाख दर्जे हसीन है। हाँ, वैसे उसकी होने वाली सास क्या नाम है इसका? हाँ, वो मीरब। वो तो कह रही थी कि 1 महीने में तुमसे जान छूट ही जाएगी, फिर हमारी बेटी राज करेगी। वो तमस्कुराना मुस्कुराहट उछालते बोली। तो माहा की आंखें अकलख्त भीगी, दिल चाहा कि धाड़े मार मार कर रोए। शौहर के साथ साथ वो अपने बाकी सब रिश्ते भी गंवा रही थी। सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होठों को दांत तले बेदर्दी से कुचला था। अरे आ गई दुल्हन। बाहर शोर गूंजा तो वह दोनों मर्द व औरत एकदम से उठे थे। माहा दिल व दिमाग में उठते तूफानों को दबाए सर झुकाए मुट्ठियां भींचे बैठी रही, यहाँ तक कि अमाया अंदर आई। आप ही तबरेज भाई इतने खुश हैं, क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगी की? अमाया ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए टटोला, जो लरसते लबों को कुचलने लगी।
आंखें आंसू जब्त करने के चक्कर में सुर्ख अंगारा हो रही थी। अबीर ने शाल दुरुस्त करते स्टेज पर चढ़ती अनाया पर एक गहरी इस्तेहकाक भरी निगाह डाली, जो डार्क फ्रेश ब्लू कलर के लहंगे में गजब ढा रही थी। तबरेज उठा था, हाथ आगे बढ़ाते उसने अपनी दुल्हन का हाथ थामा। वह चौंका था, हैरत से इस हाथ को देखना चाहा, मगर अनाया ने शोर मचाते दुल्हन को सोफे पर बिठाया। तबरेज ने बेकरार निगाहों से माहा को ढूंढना चाहा, जो सामने मौजूद नहीं थी। अनाया इस तक गई, तबरेज को बाजू से पकड़ते अब स्टेज पर उसकी दुल्हन के साथ बिठाया, जो सुर्ख घूंघट ओढ़े खासी शर्मा रही थी। ये दुल्हन कुछ अजीब नहीं है, आलिहान शाह ने कुछ कर पारस से सरगोशी की, जिसकी गहरी निगाहें इस दुल्हन पर ही थी, जितनी नाजुक कली ऐन बता रही थी। ये तो इतनी ही हाँ। अबीर ने धीमी आवाज में कहते आखिर में कहका लगाया था। इसकी बात से तकरीबन सभी मुत्तफिक थे, जब ही सभी मुस्कुरा पड़े। ये आइश कहाँ रह गया? अनिल ने शेव खुजाते उसे ढूंढना चाहा, जो सुबह से कहीं नजर नहीं आया था। हम्मा क्या पता अपनी जौजा के पलों से लगा होगा। अबीर ने फिर से शोशा छोड़ा तो वो सभी फिर से मुस्कुराए। सबकी नजरें अब अपनी अपनी बीवियों की तरफ थी। पारस ने गर्दन मोड़े एक कुर्सी पर बैठी हूर को देखा, जो इनायत के साथ बैठी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। खुद पर किसी की गहरी निगाहें महसूस करते उसने नीली आंखें फैलाए गर्दन मोड़ी तो नजरें खुद को देखते पारस पर पड़ी। चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ा था, वह सर झुका गई। उसकी शर्म पर पारस ने सर झटक कर धीमी सी मुस्कान समेत गहरी सांस भरी। अनाया कब से माहा को ढूंढ रही थी, जो सामने नहीं। वो स्टेज से उतरी तो अबीर ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामे उसे आराम से नीचे उतरने में मदद की। लग रही हूँ सेम टू सेम, वो खुले बालों में उंगलियां चलाती मुस्कुरा कर बोली। अबीर ने एक नजर अपने कंधों तक आती अपनी बीवी पर डाली, जो हाई हील्स पहने काफी उतर आ रही थी। अब भी कुछ कमी है डार्लिंग, थोड़ी और ऊंची हील्स पहननी थी। पुष्ट पर हाथ बांधे वो जरा सा आगे को झुकते एक आंख रिंग करते जुनून खेजी से बोलता। अनाया का दिल धड़का गया। कोलोन की तेज खुशबू उसके हवासों पर छाई थी, जबकि नजरें उसके हसीन चेहरे पर जमसी गई थी, जो सियाह शलवार कमीज पहने हद से ज्यादा हसीन लग रहा था। पीछे हटे, मुझे जाना है। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती एक अदा से बोली, जिस पर अबीर ने मुस्कुराकर सर झटकते उसे रास्ता दिया। जुनून इश्क एपिसोड 134 राइटर ज़ैनब राजपूत डेड। वो अंदर जा रही थी जब नजर मोबाइल फोन पर किसी से बात करते वियाम पर गई। ग्रे कलर के डिनर सूट में मलबूस वो हद दर्जा हसीन लग रहा था कि अनाया ने चौंक कर आंखें फैलाए काफी खुशी और हैरत से उन्हें देखा। उसकी आवाज पर माथे पर थोड़े बल डाले वियाम एकदम से मुड़ा तो सामने ही अनाया का खड़ा पाया। होठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो आगे बढ़ी तो वियाम ने फौरन से माजरत करते बाद में कॉल करने का कहे कॉल काटी। वो हमेशा से अपनी बेटियों के मामले में ऐसा ही था। वो जब भी उसके पास आती वो पूरी तवज्जो और प्यार से वो बात को सुनता था। यू आर लुकिंग सो हॉट डैड, अनाया ने आंख दबाते वियाम की तारीफ की थी, जिसने मुस्कुराकर अपनी तारीफ को कबूला। यू टू माई डार्लिंग। वो जैसे ही पास गई वियाम ने मुस्कुराकर कहते पेशानी चूमते कई नोट वारे थे उस पर से, जो बेसाख्ता ही खिलखिलाई थी। आपकी बेगम को पता ना चले तो क्या आपकी भी दूसरी शादी करवा दूं? वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। वो सीने पर हाथ बांधे वो नाक चढ़ाए बोली तो वियाम का चेहरा ब्लश हुआ था। ऑफ कोर्स माई लेडी ने की और पूछ वियाम ने फौरन से हामी भरी, जिस पर अनाया का कहका बेसाख्ता था। चले तबरेज भाई का तो हो जाए पहले, फिर आपके लिए कुछ सोचती हूँ, अनाया ने राजदारी से उनके कान में घुसते हुए कहा था, जिस पर वियाम ने फौरन से सर अस्बात में हिलाते हामी भरी। अच्छा, मैं माहा आपी को देख लो फिर बात करते आपके बारे में। वो दूर से ही अपनी मामा को आता देख फौरन से भागी थी। वियाम ने मुस्कुरा कर सर छटकते बेटी की नजरों से ओझल होती पुष्ट को देखा। पर किस बात हंसा जा रहा है? अन्ना ने सीने पर हाथ बांधे घूर कर वियाम की मुस्कुराहट को ऑब्जर्व किया, जो कि चेहरे से अलग होने का नाम तक नहीं ले रही थी। बस कुछ खास नहीं, एनी बता रही थी। मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, भूरे बालों में हाथ चलाते वियाम ने एक अदा से कहा था। एना ने गहरी नजरों से उसे घूरा। अम्मा तो क्या शादी करवा दूं आपकी भी? एना ने सर्द लहजे में गोया उसे तंज मारा था। वो अच्छे से जानती थी अपनी बेटी को दिन में 10 बार वो बाप को दूसरी शादी का मशवरा देती थी, और अब भी वियाम की मुस्कुराहट से उसे यही लग रहा था कि हो ना हो बात शादी की ही चल रही थी। ना करो एन, उस उम्र में तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगोगी। वियाम ने जरा तरस भरी नजरों से अपनी खूबसूरत बीवी को देखा, जो सफेद सूट में कहरी तो ढा रही थी, ऊपर से उसके जुमले में जलती पर तेल का काम किया था। रोए मेरे दुश्मन, मैं जान से ना मार दूं आपको और उस चुड़ैल को जो उस उम्र में आप पर डोरे डाले देखा। कहा ना मैंने आपसे, ये लड़की हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। ये जरूर हॉस्पिटल वालों ने बदल दी है, मेरी बच्ची को भी जरूर ये सारे ख्वाब वही दिखा रही है आपको। अना जल भून कर बोली। बस नहीं था कि अभी अनाया हाथ लगती वो उसे भून कर रख देती। डार्लिंग ऐसा नहीं है, वो हमारी ही बेटी है। आइज देखो, प्यार भी तो करती है। वियाम ने उसे पीछे से हक करते लाड से समझाया। अगर वो अपनी अन के लिए पागल था तो वह भी अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी किसी दूसरी औरत का जिक्र तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी तब जब जिक्र खुद उसकी बेटी ने छेड़ा हो। डैड फिर कॉफी पर मिलते हैं, स्पेशल मीटिंग याद रखिएगा। अभी वो राजी भी नहीं हुई थी
जब अनाया फिर से पीछे से गुजरी, अब की बार पाँव उठाकर माँ को सुनाने वाले अंदाज में कहती, वो लब दबाए माँ का हाथ थामे आगे को भागी थी। ऐना गुस्से से लाल पीली होती, उसके हाथ अपने गिर्द से खोलते मुड़ी ना नहीं। एंड डार्लिंग, कोई मीटिंग नहीं कसम से। वियाम ने लबों को तर करते उसे यकीन दिलाना चाहा, जो फुल नाराजगी जताती अब रूठकर वापस जा चुकी थी। वियाम ने सर उठाए, लब बींच कर आंखें मूंदी। मुझे लगता है एंड ठीक कह रही थी, मुझे पता करना होगा क्या ये मेरी ही बेटी है। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते वियाम ने जैसे खुद को एक अहम बात याद दिलाई थी। अभी वो कुछ मजीद सोचता पीछे से आते अमन ने उसे मुखातिब किया, आप ही कुछ खा ले, आप भाई तो इतने खुश हैं, आपको बुलाना ही भूल गए। स्टेज के एंड सामने लगी कुर्सी पर माहा को जबरदस्ती बिठाए अनाया ने जूस का गिलास थमाया, जो सूजी आंखों से तबरेज के पहलू में बैठी उस लड़की को देख रही थी। वो प्यारा मतलब है, काफी प्यारी है। नई भाभी अनाया ने उसकी नजरों के ताकुब में देखते हुए कहा, जिसने हाली नजरों से उसे देखा था, और फिर मीरब को इशारा किया, जिसने नजर बचाकर उस दुल्हन को कुछ कहा, जिस पर स्टेज पर बैठी दुल्हन शर्मा कर सीधा तबरेज के गले से चिपकी थी। जूस पीते अनिल को अचानक अछू लगा था, वो बुरी तरह से खांसा। जब अबीर ने तेवरियां चढ़ाकर उस ओवर शर्मीली दुल्हन को देखते भाई की पुश्त थपकी, तू ठीक है ना? गिलास उसके हाथ से पड़ते हुए फिक्रमंदी से बोला, तो अनिल ने आंखें साफ करते मुस्कुराकर सर इस्बात में हिलाया। भाई कसम से मेरा भी दिल चाह रहा है एक ऐसी दुल्हन लाने को। उसकी बात पर पारस और आलिहान ने लब दबाए थे, वही अबीर बस आंखें घुमा कर रह गया। उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ था। वो एक्सक्यूज करते एक साइड पर गया, कुछ इमरजेंसी बन गई थी जिस वजह से उसे जल्दी में निकलना पड़ा था। पुलिस जीप उसके गेट के बाहर खड़ी थी। वो अजलत में निकला, अबीर को टेक्स्ट भेजते अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। क्या ख्याल है आली, तुझे भी चाहिए क्या एक ऐसी? बालों में हाथ चलाते अबीर ने खालिस मसखरेपन से कहा था। पारस को तो वो दोनों यूं इग्नोर कर रहे थे जैसे वो दोनों की सौतन हो, और पारस भी उन दोनों को ऐसे ही देख रहा था जैसे कोई नापसंदीदा शय उसके घर में जबरदस्ती घुसाई हो। यारा मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, उससे भी प्योर पीस है। वक्त के साथ साथ एक एक करके सारी खूबियां सामने आ रही हैं। अब बस देखना यह है कि मुक्का कब मारेगी। वो पहला जुमला जोश से जबकि आखिरी लफ्ज मुंह में ही बड़बड़ा गया था। अबीर ने कहकहा लगाते उसकी हालत पर तरस खाया था। शायद नहीं, यकीनन तेरी हालत पर अब तरस खाया जा सकता है। उसने लुकम्मा लगाया तो आलिहान ने मुंह टेढ़ा करते उसे यूं सीने से लगाया जैसे जाने कितने बरसों का प्यार हो दोनों में। पारस उनकी ओवर एक्टिंग पर सर झटक कर वहां से वॉक आउट कर गया था। अच्छे से जानता था, साफ उसे जलाने की कोशिश थी, मगर वो दोनों जानते नहीं थे कि वो डेविल था जो सिर्फ जलाना जानता था, जलना नहीं। वो ख्यालों में ही उन दोनों से मुखातिब होता सर झटक कर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। अहमम प्लीज आप सीधी होकर बैठे। एकदम से उस नई नवेली दुल्हन का अपने साथ यूं चिपकना तबरेज का दिल हौला गया था, मगर चेहरे प्रॉमिसनुई मुस्कुराहट तारी के उसने उस कदर नरमी और मोहब्बत से उसे सीधा किया कि माहा का दिल लरस सा गया। रोले आपी जी भर कर। अनाया उसके आंसू देखकर उसे सहारा देने लगी, जबकि इनायत ने अपने हाथ में पकड़े टिश्यू माहा को दी। उसे यकीन था कि निकाह के वक्त उसे रोना आएगा, इसीलिए वो टिश्यू पकड़े घूम रही थी, मगर क्या पता था ये टिश्यू भी माहा को देना पड़ेंगे। आप भाई को रोक ले, ये औरत अच्छी नहीं है, मुरैन ने नीली बहती आंखों को हाथ से रगड़कर कहा था, जिस पर इनायत ने भी सर को अस्बात में हिलाया और आगे होते माहा के हाथ से टिश्यू पकते अपने आंसू साफ किए। अनाया ने सर घुमाकर उन दोनों को देखा जो ऐसे रो रही थी जैसे शादी तबरेज की नहीं पारस और आलिहान की हो। मुझे तो लगता है यह लड़की कोई जादूगरनी है, मैंने ड्रामों में भी देखा है, खूबसूरत लड़कों को काबू करने के लिए लड़कियां जादू कर देती है। देखे तो भाई कितने खुश हैं। उस नई आवाज पर अनाया ने सर खुजाते गर्दन पूरी मोड़कर माहा के पीछे लगी। कुर्सी पर बैठी अमाया को देखा जो टिश्यू बॉक्स गोद में रखे रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके समझाने के बावजूद भी ये सब लड़कियां बजाय माहा को उकसाने के खुद क्यों रो रही थी। अंबर हम्मा अनाया ने अपने पास खड़ी अंबर के कान में सरगोशी की, जो दीदे फाड़े उन चारों को रोता देख रही थी। एक काम करो, अनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या उस दुल्हन को गायब करना है? वो लहंगे के बाजू चढ़ाते हुए दांत पीसते आंखें छोटे किए उस घूंघट में लिपटी दुल्हन को घूरते बोली, जैसे वो दुल्हन नहीं उसका शिकार हो। अनाया को सख्ता सा लगा था। सर को झटक कर उसने अंबर का बाजू पकड़ाओ। मेरी माँ, तुम बस इतना करो, उन सबके शौहरों को उन तक लाओ ताकि वो अपने अपने पीस संभाल सके। अनाया ने दर्द से फटते हुए सर कहा था। अंबर ओ कहती जाने लगी, मगर फिर एकदम से रुकी। अब क्या है? बुरी आंखें फैलाकर वो चिढ़कर बोली, आइश तो है ही नहीं। अंबर ने मुंह ढीला करते जैसे सोचकर बताया था, हाँ वो थोड़ी देर तक आ जाएगा, उसका बाजा यहीं रहने दो, बाकी दो को संभालो। अनाया ने बालों को रफ से जोड़े में बांधते हुए कहा था। ये लहंगा और हाई हील सब उसके जान का वबाल बन चुके थे। बस एक बार ये फंक्शन खत्म हो जाए वो सोच ही सकी। जब नजरें इसी तरफ आते पारस पर गई। हाय मेरे प्यारे से भाई, कितने ठीक वक्त पर आए हो तुम। वो फौरन से उस तक गई थी। पारस मुस्कुराकर उसे सीने से लगा गया, जो पहचान में ही नहीं आ रही थी। क्या हुआ एन, सब ठीक तो है? एक कड़ी नजर पूरे माहौल पर डाले उसने फिक्रमंदी से पूछा।
हाँ, अब तक तो ठीक है, अगर हूर यूं ही रोती रही तो यकीनन कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। अनाया ने फिक्रमंदी से कहते उसे हुरन की तरफ इशारा किया और खुद इनायत के एन सामने जा रुकी। वो चाहती थी कि वो इनायत को ना देखे, बस अपनी बीवी को उठाकर निकल जाए ताकि आली इनायत को ले जा सके। हुर पारस एकदम से घबराया हुआ सा उस तक गया, जो आंसू साफ करते उसकी आवाज पर चौंकी, मगर होश तो तब आया जब वो उसे एकदम से बाहों में भरते वहां से वापस ले जाने लगा। हुरन ने गर्दन मोड़े पीछे देखा तो अनाया ने हाथ से उसे बाय कहा, जिस पर वह मुंह फुला गई। ये मर्द बड़े जालिम होते माहा, तुम तबरेज भाई को कभी माफ ना करना, ऐसा करना, वापस चली जाना, फिर उनको तुम्हारी कदर होगी। अमाया की गोद में पड़े टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू खींचकर वो कुर्सी घसीटकर माहा के पास होते बड़े दुख से बोली थी। कैसे कैसे पोज दे रहा था तबरेज उस दुल्हन के साथ, इनायत का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर दे। आप ठीक कह रही हो आपी, अमाया ने भी दुख भरी आय भरते कहा था, जबकि अनाया तो अपने बहन के नए रूप को देखकर हैरान रह गई थी। कैसी कैसी बातें सिखा रही थी वो माहा को। मुट्ठियां भींचकर उसने इनायत को आवाज दी, जिसने एक नजर उसे देखा। तुम क्यों नहीं रो रहे अनी, रो लो, गम हल्का होगा। इनायत ने बदले में उसकी खुश्क आंखें देखकर बहन को मशवरा देते साथ ही अपना भीगा टिश्यू पेश किया। अनाया बमुश्किल से चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते सर झुका गई। अंजल माँ आलिहान शाह की भारी आवाज पर जैसे उसकी जान में जान आई थी। उसने फौरन से सर उठाए बहन को देखा, जिसके चेहरे से साफ जाहिर था उसे आलिहान का यूं डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आया था। अनाया ने अंबर को देखकर आंखों ही आंखों से शुक्रिया कहा था, जिसने सर असबात में हिलाते उसके शुक्रिया को कबूला। आलिहान आप जाए, हम लड़कियां बात कर रही हैं। आलिहान शाह ने जबड़े भींचकर उन भीगी सियाह आंखों को देखा और एकदम से आगे बढ़ा उठो, उसने हुक्म दिया था। क्यों? इनायत ने डट करते आंखें फैलाई, मगर अचानक उसके चेहरे पर सर्द मेहरी देख वो गिरगिट की तरह रंग बदल गई। पाम में स्वेलिंग हो गई है, आप उठा लो। वो मक्कारी से मुस्कुराकर मासूमियत से कहती हाथ उसके सिमत बढ़ा गई, जिस पर आलिहान शाह ने गहरी सांस भरते अनाया को देखा, जिसने उसके देखने पर कांधे उचकाए जैसा कहा, तुम्हारी ही संगत का असर है। आलिहान शाह ने लब दबाए माथे पर ढेरों बल समेटे उसे नरमी से उठाया और खुद वापसी के लिए मुड़ा था। अब अंबर और अनाया कुर्सियां खींचकर माह के दाएं बाएं बैठी। आपी, अब भी वक्त है, रोक ले ये सब कुछ। अभी नहीं तो क्या हुआ, 1 साल 2 साल बाद अल्लाह आपको अपनी औलाद देगा, फिर आप अपने फैसले पर सिर्फ पछता ही सकेंगी। अनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा था, जिस पर वो भीगी आंखों समेत लब कुचलते सामने के मंजर को देखने लगी। चलोगी चलो, निकाह का वक्त हो गया है। मीरब ने शोशा छोड़ा था। माह का दिल किसी अनहोनी के तहत धड़का। अब दूल्हा और दुल्हन को स्टेज के दाईं जानिब बनाए गए खूबसूरत से बरामदे नुमा एरिया को मसनूई पिलर्स, पर्दों और फूलों से सजाया गया था। काजी साहब के साथ घर के बड़े मर्द मौजूद थे, जबकि दरमियान में सफ़ेद पर्दा लगाकर दोनों हिस्सों को पर्दा किया गया था। आपी, अनाया ने घबराहट से थूक निगलते दुल्हन को देखा और फिर माह को। तबरेज़ की एक आखिरी निगाह माह पर डाली और सर झटक कर लब मजबूती से बीनते वो नीचे बैठ गया। जी मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। दुल्हन की माँ ने हाथ में पकड़ी प्लेट से रसगुल्ला उठाए मुस्कुराकर कहा, जिस पर मौलवी साहब ने सर हाँ में हिलाया। समरा वल्द रुक जाएं। माह की गरज पर मौलवी साहब को ब्रेक लगा रही घूंघट में लिपटी उस दुल्हन ने शुक्र का सांस भरा था। अनाया मीरब को पुरसुकून होने का इशारा करती खुद भी इसी सिमत आई थी। इनायत, हुरन, अमाया तीनों ही आंसू पोंछने लगी। आखिर को माह ने कुछ तो बोला था, नहीं होगी ये शादी, रुक जाएं आप सब। मुट्ठियां भींचकर वो तेज आवाज में बोली तो कई दिनों के बाद तबरेज शिराजी के होंठों पर भूली भटकी मुस्कुराहट उमड़ी। बाकी सब भी मुस्कुराहट दबाए बज़ाहिर संजीदगी से उसे देख रहे थे, जो तन फन करती घूंट को खुनख्वार निगाहों से घूरती उस दुल्हन तक गई। ये निकाह नहीं होगा, सुना तुमने, मेरा शौहर सिर्फ मेरा है, मैं नहीं बांटूंगी उसे। दान पर दान जमाए। वो मान से बोली, उठो और निकल जाओ मेरे घर से। उस दुल्हन को यूं ही ढीठों की तरह बैठा देख माह ने फिर से कहा। सभी मुस्कुराती नजरों से माह को देख रहे थे। मीरब ने बेटे को देखते आंख दबाई तो तबरेज माँ की कार्रवाई समझते हंसकर सर झटक गया। उस दुल्हन ने सर जोर शोर से नफी में हिलाया तो माह के साथ साथ बाकी सबका मुंह भी पूरे का पूरा खुला था। माह ने गर्दन मोड़कर तबरेज को देखा, जिसने कंधे उचकाकर मुस्कुराहट उछाली थी, जो माह को मजीद आग भभूका कर गई। सुना नहीं तुमने, उठो। माह झपट कर आगे बढ़ी। एकदम से उस दुल्हन का घूंघट पलटा। आहा, सर पर लगी विग माह के हाथ में थी, जिस वजह से वो खौफ ज़दा सी होकर बुलंद आवाज में चीखी। तबरेज, अबीर, आलिहान, अमाया, हर कोई हैरत वो बेयकीनी से आंखें फाड़े सुर्ख लहंगे में मौजूद उस दुल्हन को देख रहे थे, जो कोई और नहीं आइश अंजिक अली था। आइश रोज ने दिल पर हाथ रखते बेटे को देखते दबी दबी सी चीख में उसे पुकारा। अमाया का तो सर बुरी तरह से घुमा था। आंखें फाड़े वो सर बेयकीनी से नफी में हिला रही थी, जबकि आइश सबकी नजरों में बेयकीनी पाते अब अनाया को देखने लगा, जो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अस्सलाम अलैकुम भाभी जी। थूक निगलते आइश ने तबरेज की घुरियों को इग्नोर करते माह को सलाम झाड़ा था, जिसका सबसे बुरा हाल था। शायद वो अब तक सदमे में थी।
माहौल में एकदम से खामोशी छाई। आयश को अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। भाभी जी, मैंने कुछ नहीं किया, जस जोजा, ये सब उस एनी का प्लान था। और मीरब मासी भी साथ ही थी। वो मासूम सी शक्ल बनाए अपनी सफाई पेश करने लगा, क्योंकि सबके चेहरों पर जिस कदर संजीदगी थी उसका डरना बनता था। सुर्ख दुपट्टे को हाथ में लपेटे वो परेशानी से सबको देखने लगा। एकदम से खामोश माहौल में सबके के जानदार कहकों ने सुकूत तोड़ा था। अबीर अलवी और आलिहान शाह अब उसके आगे पीछे खड़े हुए सेल्फियां लेने लगे, जिस पर आयश का चेहरा गुस्से से फूला था, जबकि सबसे ऊंची कहकों की आवाज़ अनाया की थी, जिसे गुस्से से घूरते वो पहलुओं बदल कर रुक गया। अरे रुको तो हमारी शर्मीली नाजुक हसीना। वो भागने लगा तो अबीर ने एकदम पीछे से उसकी गर्दन में हाथ डालते उसे वापस खींचा। माहा ने तशक्कुर भरी सांस फिजा के सुपुर्द की थी कि बरवक्त उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। अगर सचमुच तबरेज का निकाह हो जाता तो वो तो मर ही जाती। तबरेज ने आंखों से पास आने का इशारा किया तो भागकर उस तक गई थी। आंसू रगड़ते सर उसके सीने में छुपाया, जिसने झुककर नरमी से उसके सर पर बोसा दिए एक तशक्कुर भरी निगाह आसमान पर डाली। गोया अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि कम अज कम उसकी बीवी की अक्ल ठिकाने पर तो आई थी। एनी आयश उन दोनों के बीच बुरी तरह से फंसा मिनमिना कर बोला तो अनाया ने गहरी सांस भरते उसे देखा। बस बस, कोई मेरी दुल्हन, मेरा मतलब है, आयश को तंग नहीं करेगा। वो गला खनखनाते हुए बोली, मगर अबीर और आलिहान ने गोया उसकी बात ऐसी हवा में उड़ाई जैसे नाक पर बैठी मक्खी। वैसे क्या हसीन परी लग रहे तू। आलिहान शाह ने उसके सरापे पर चोट करते नीली आंखें घुमाकर कहा था, और अब आयश का चेहरा खासा तप कर लाल हुआ था। अंजिक तो बेटे की अनोखी हरकतों पर हैरान ही हो सकते थे। वैसे भी उन्हें शुरू से ही यकीन था वो ऐसी उल्टी हरकतों के लिए उस दुनिया में आया है। बरखुरदार अगर दुल्हन नकली लाई थी तो काजी भी नकली ले आते। क्यों मुझ गरीब को जहमत दी। काजी साहब ने चढ़कर एक गुस्से भरी घूरी उस दुल्हन पर डालते कहा तो सभी ने लब दबाए। अरे ऐसे कैसे, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरा मतलब, मेरा और मेरी जोजा का सेकंड निकाह होगा। आज मैं आता हूँ। वो लहंगा थामे अंदर की तरफ भागा था, जबकि वियाम और बाकी सब उसकी बात पर मुत्तफिक हुए थे। थोड़ी ही देर में अनाया और अंबर अमाया को पर्दे की दूसरी सिमत बिठा चुकी थी। जब आंधी तूफान की तरह दौड़ता वह सियाह कुर्ता शलवार पहने अपने बालों को संवारते दूसरी तरफ आया था। तबरेज और माहा ने मुस्कुराकर उस पागल दूल्हे को देखा। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। काजी साहब उसके बैठते ही निकाह शुरू करवा चुके थे। सबकी मौजूदगी में आयश ने एक बार फिर से अमाया अजलान अलवी को अपनी ज़ौजियत में पूरे दिल व जान से कबूला था। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा था। रोज तो बेटे की खुशी पर सदके वारी जा रही थी, जो सबको बुलंद आवाज में मुबारक हो कह रहा था। अब उसका निकाह हुआ है तो क्यों ना हम दोनों का भी कुछ सोचा जाए। आलिहान शाह ने सर खुजाते बाप से फरमाइश की थी। वहीं अबीर ने भी अमन को देखा। अमन और आलियान ने एक दूसरे को क्या किया, जाए का इशारा किया और फिर सर असबात में हिलाकर गोया रजामंदी भरी थी, जिस पर वो दोनों ही खुश हुए थे। तीनों बैठो, आखिर मुझे भी अपने बेटे का निकाह होता देखना है। वियाम ने सीने पर हाथ बांधे गंभीर मगर बुलंद आवाज में कहा तो पारस ने चौंक कर अपने डैड को देखा और एक निगाह अपने साथ खड़ी हुरन शाह को। लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए वो बिना तरद्दुद आगे बढ़ा। अब अबीर, आलिहान और पारस तीनों ही एक साथ बैठे थे, जबकि दूसरी सिमत अनाया, इनायत और हुरन शाह। सबसे पहले आलिहान शाह और इनायत का निकाह हुआ था, उसके बाद अनाया और अबीर और फिर हुरन शाह और पारस का मुबारक हो। उनके मुस्कुराते चेहरों को देखते सारी फैमिली ने यक ज़बान होते उनको मुबारकबाद दी थी, जिस पर वो सभी खिलखिलाकर एक दूसरे को देखने लगे। जुनून इश्क को सेकंड लास्ट राइटर ज़ैनब राजपूत में बता रहा हूँ। एन अपने उस बेटे से दूर रहना, ज़्यादा दूर नहीं होऊंगा मैं, वैसे भी चक्कर लगाता रहूंगा। अना नाखून दांतों तले कुचलती कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल कर पैक करते वियाम को खामोशी से देख रही थी, जो शाम से जाने कितनी बार उसे वार्न कर चुका था। वियाम, सब सुन लिया है मैंने और नोट भी कर लिया है। आप भी अपनी बेटी से दूर रहेंगे। जो उलटी सीधी पट्टियां वो पढ़ा रही है, खबरदार जो ऐसा कुछ किया आपने। खनान ने आंखें छोटी शहादत की उंगली उठाए उसे सख्ती से वार्न किया, जिस पर वियाम ने आंखें घुमाई। जो हुक्म मेरी जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वियाम ने मुस्कुराकर उसे बेफिक्र करना चाहा, जो कि वो होने से रही। बाकी सभी मर्द हजरात निकाह के थोड़ी देर बाद ही शिफ्ट हो चुके थे और अब खाने के बाद ऐना और हया जाने वाली थी, जिन्हें छोड़ने के लिए वियाम और अमन खुद जा रहे थे। इनायत को भी बोलकर जा रही हूँ, मैं नजर रखेगी वो आप पर और आपकी चहेती पर, और अगर उसने कुछ उलटा सीधा बताया तो फिर आपकी खैर नहीं। सीने पर हाथ बांधे वो संजीदगी से बोली तो वियाम ने बमुश्किल से मुस्कुराहट दबाई। जब ही दरवाजा नॉक हुआ, आ भी चुको वियाम। अमन की आवाज पर वो दोनों ही बाहर निकले थे, जहां हया और अमन बाहर ही खड़े थे। वो चारों एक साथ तैमूर के घर के लिए निकले थे। इतनी खामोशी क्यों है भाई, जरा चिल करो। ये क्या मुंह लटकाए हुए बैठी आप सब। आज 2 दिन हो चुके थे। सब लड़कों को दूसरे घर शिफ्ट हुए और सभी लड़कियां उदास सी घूम रही थी, माँ सिवाय अनाया और अंबर के। वो कल से सबका मूड फ्रेश करने की कोशिश में थी, मगर जाने कौन सा मोहब्बत का रोग लगा था कि किसी का भी मूड कुछ भी करने को नहीं चाह रहा था। कल सुबह ना हम सब अपनी अपनी मायूं के ड्रेसेस लेने जाएंगे और कल रात को ब्राइडल शावर होगा हम सबका।
कैसा है आइडिया? अनाया लपक कर इनायत ही गोद में सर रखते बेड पर लेटते हुए पूछने लगी, मगर किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप ही यार, आप तो मूड ठीक करें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप भी आली को इतना ज्यादा मिस कर रही है। अनाया ने कड़वे मुंह बनाते उसे छेड़ा, जिस पर इनायत ने उदास नजरों से उसे देखा। अभी तो खिदमतें होना शुरू हुई थी, ऐनी इतना मजा आता था। पता है, रोज नाज नखरे उठवा उठवा कर अब तो आदत सी लग गई है। वो मुंह फुलाकर बच्चों की तरह बोली। कुछ ऐसा ही हाल माहा और हुरन का था। मेरे बेचारे मासूम से शौहर को तुमने दुल्हन तक बना दिया, फिर भी तरस नहीं खाया किसी ने हम पर। पता है, पहले ही इतने दिनों से हम एक साथ वक्त भी नहीं गुजार सके, ऊपर से ये सब। अमाया का दुख सबसे अलग था। अंबर ने आंखें घुमाकर अपनी दीवानी बहन को देखा, जो उस छोटे से पैकेट की दीवानी हुई फिर रही थी। सही कह रही हो तुम अमाया, हमारी तो शादी को 1 साल हो गया, फिर भी तुम सबके साथ मेरे शौहर को भी सजा मिल रही है। पता है, वो वैसे ही मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से नाराज होंगे, और अब मैं बजाय उन्हें मनाने के यहाँ तुम सबके बीच बैठी हूँ। माहा ने होंठ फैलाए, बाल कानों के पीछे अड़सते दुख भरी आय भरते कहा। तो अनाया और अंबर ने बमुश्किल से हंसी दबाई थी। ये सच था कि वह दोनों भी अबीर और अनिल को मिस कर रही थी, मगर वो उन दिनों को भी इंजॉय करना चाहती थी। वह एक एक लम्हा, एक एक पल अपने कजिन्स के साथ यादगार बनाना चाहती थी। मगर बाकी सबके तो दुख ही खत्म नहीं हो रहे थे। हाँ, और मेरे कैफ, मुझे तो कल रात भी नींद नहीं आई थी। पता है, इतने महीनों से मुझे तो बालों को कंघी करना भी भूल गया है। मुझे इतना रोना आ रहा है। नीली भीगी आंखों समेत वह खिड़की के पार आसमान पर जगमगाते चांद को देखती बेचैनी से बोली। तो सब लड़कियां भी उसके लिए उदास हुई थी। वो सभी नोट कर चुकी थी कि हुरन खुद से ज्यादा पारस पर डिपेंड करती थी, और ये आदत तो मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा हुआ करती है। अहो यार, तुम सबको ऐसे कह रही हो जैसे तुम सबके शौहर बड़े ही कोई सुपरस्टार हैं, और हम दोनों के विलेन जो हम अपने अपने शौहरों को मिस नहीं कर रही। ऐसा नहीं है। मैं भी तो अबीर को उसके पागलपन को मिस कर रही हूँ, और मैं भी अपने पुलिस वाले को मिस कर रही हूँ। मगर हम दोनों ये चाहती है कि हम सब कजिन्स उस वक्त को उदासी से नहीं बल्कि खुशी से जिए, ताकि आइंदा जिंदगी में जब भी हम उन लम्हात को याद करें तो हम सबके चेहरों पर खुशी की चमक हो। अंबर ने मुस्कुराकर उन सबसे कहा, जो वाकई में अब सोच में डूबी थी। वो सब तो ठीक है, मगर हम सब क्या करें? इनायत ने मुंह बनाते कहा। मेरे पास एक आइडिया है। अनाया ने आंख वनक करते कहा। ये सब क्या होने वाला है? मीरब ने कान खलाया और हरमीन से पूछा, जो खुद भी अनजान थी, कि रात के 11 बजे इन सबको यहाँ क्यों बुलाया गया था। मुझे लगता है कुछ करने वाली हैं ये सब लड़कियाँ, रोज ने पुरसोच से अंदाज में सोचते हुए कहा। तो बाकी सब ने हैरानी और नासमझी से कंधे उचकाए थे। लेडीज एंड लेडीज, अनाया की आवाज पर वो सभी अब चौक सी हुई। सोफों की से टेक लगाए। इन सभी ने सर्दी से बचने के सब कंफर्टर टांगों पर ओढ़ते टांगे सोफों पर जमा कर रखी थी। इन 2 सोफों को छोड़कर सारा हॉल बिल्कुल साफ था। दरमियान में एक सुर्ख रंग का पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह वो समझने से कासिर थी कि जभी पर्दा हटा और अनाया की खनकती आवाज पर वो सभी मुंह खोले हैरानी से सामने देखने लगी। जहां कालीन के ऊपर चादरें बिछाकर इस हिस्से को अलग कर दिया गया था, पीछे मौजूद दीवार पर लाइट्स जगमगा रही थी। सारा मंजर ही बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ पड़ा था। आप सबको एंटरटेन करने के लिए हम सब कर रही है कुछ नया और बहुत खास। तो सबसे पहले तालियों के बीच करे हमारे पहले और सबसे खास पीस का वेलकम। अब अंबर दूसरी तरफ से निकलती सामने आई थी। उसकी गई बात पर सामने बैठी इन सबकी माएँ और सास हैरान परेशान थी, मगर फिर भी सबने तालियां बजाई, और अब बाकी की सब लड़कियां भी सोफों के पीछे आकर खड़ी हुई थी। अनाया और अंबर भागकर उनके कदमों में बैठी। जब एकदम से सारे हॉल की लाइट्स ऑफ हुई तो सबकी आंखों में तजस्सुस बड़ा, माथे पर शिकने डाले वो सभी सामने देखने लगी। यार, हम सब यहाँ पर बोर हो रहे हैं, वहाँ जाने हमारी बीवियाँ क्या कर रही होंगी। मुझे मेरी ज़ौजा के पास जाना है। आयश किसी जिद बच्चे की तरह अनिल के सीने से लगते बोला था, जिसने प्यार से उसे पचकारा। बाकी सबका भी ऐसा ही हाल था। वो सब उस वक्त लॉन में बैठे अपनी अपनी बीवियों को याद कर रहे थे, क्योंकि घर से निकल पाना किसी के बस में नहीं था। वरियाम ने गेट और दीवारों पर ऐसी वायर्स लगवाए थी कि किसी के टच करते ही अलार्म बज जाए, और यही वजह थी कि कल से इनमें से एक भी अपनी बीवियों के पास नहीं जा सका था। हाय, मेरी ज़ौजा क्या कर रही होगी, जरूर मुझे याद करके रो रही होगी, आयश ने दुखी आह भरते कहा था, जिस पर अनिल ने प्यार से उसके बाल सहलाए। गम ना कर यार, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन तू भी अपनी ज़ौजा के पास होगा। अनिल ने उसे मशवरा दिया जो उसे खास पसंद नहीं आया। ये सब बस बातें ही हैं, कर तो कुछ सकते नहीं हम लोग। इसका साफ मतलब यही है कि मुंह बनाकर बैठे रहो और बस सोचते रहो कि काश हम सब ने इस रिसेप्शन की हामी ना भरी होती। तबरेज ने सर झटक कर सोफे की से टेक लगाते कहा। उसका अलग ही गम था। एक तो इतने अरसे के बाद बीवी से नाराज होने का मौका मिला था, ऊपर से उसे जबरदस्ती उठाकर यहाँ लाया गया था। क्या होता अगर वो अपनी बीवी से थोड़े नाज उठवा लेता। वैसे अबीर, तुम तो डॉक्टर हो ना, ऐसा करो इन बूढ़े लोगों को एक एक इंजेक्शन लगाकर बेहोशी कर दो यार। आलिहान शाह ने सीना मसलते अपने बालों में उंगलियां चलाते कहा। अभी तो कुर्ब के लम्हात जी भर कर जिए भी ना थे कि ऊपर से ये दूरी उसकी जान का बाला बनती जा रही थी। अबीर ने गर्दन मोड़ के आलिहान को घूरा।
जो उसे शेरों के मुंह में हाथ डालने का मशवरा दे रहा था। हाँ कहा, तो तुमने ठीक है, मगर हाँ सुना है, तुम्हारा भी बड़ा रुअब और दबदबा है, ऐसा करो, इन सबको अपने बाएं हाथ से खींचकर एक कमरे में बंद कर दो, ना रहे बास ना बजे की बांसुरी। अबीर ने हाथ उसके कंधे पर रखते हिसाब पूरा किया था, जिस पर आलियान शाह आंखें घुमाकर रह गया। नहीं तो एक बार सोच, तुझे तेरी ऐन से दूर रख रहे हैं ये लोग। आलियान शाह ने उसके सीने पर हाथ मारते जैसे उसके अंदर के जानवर को जगाना चाहा था, जिस पर वो लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाए उसे देखे गया। हाँ, मैंने बहुत सोचा और सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तू कुछ अरसा बड़ा है मुझसे, इसलिए मैं तेरी बात का मान रखूंगा। तू नहीं चाहता था ना कि मैं एन से मिलूं, देख मैं नहीं मिलूंगा। अबीर ने उसका गाल इतने जोर से खींचा था कि आलियान शाह दोनों हाथों से अपने गालों को सहलाता उसे खूंखार नजरों से घूरता रह गया। इतनी आसानी से आज बाजी पलट रहा था। हाँ, आलियान ने रूठी हुई महबूबा की तरह हंकारा भरते रुख पूरा मोड़ा था, जैसे कह रहा हो, आगे बढ़ा, मेरी बातें मान मान कर रिकॉर्ड कायम किया है तुमने, बाकी सब तो ठीक है, मगर हुरी पता नहीं उसने अपना ख्याल रखा होगा या नहीं। अबीर ने उदास सा चेहरा बनाए बने बैठे इस खूबसूरत शख्स पर एक भरपूर निगाह डाले कहा, जो सिंगल सोफे पर टांग चढ़ाए संजीदा सा बैठा था। आलियान ने नीली आंखें छोटी की उसे घूरा, जिस पर अबीर ने आंख दबाई तो आलियान पहले पहल समझ ना सका, मगर फिर उसकी बात का मफहूम समझते उसने गर्दन मोड़कर पारस को देखा, जो अपने मोबाइल फोन पर मसरूफ था। हम वो तो अटैच भी बहुत जल्दी हो जाती है हर किसी से, आलियान ने लुकमा लगाया था, जबकि अनिल, आइश और तबरेज तो मुंह खोले हैरत से इन दोनों को देख रहे थे, जो पूरे 2 दिन बाद पारस या हुरन के मुतल्लिक बात कर रहे थे। वो भी इतनी इमोशनल कि उनका भी रोना निकल आए। पता नहीं बोला तो था मैंने भी कि गुड़िया एक्सरसाइज करते रहना, फिर भी तुम तो जानते हो आली शुरू से कितनी जिद है। एक डॉल टूट गई थी तो कितना रोई थी कि उसके बिना नींद नहीं आती, मुझे वही चाहिए। अबीर ने आलियान शाह के गले लगते औरतों की तरह खालिस मस्करेपन से कहा था। आलियान ने दांत पीसते हुए उसकी पुश्त थपका कर उसे मसनूई सहारा दिया, और यही तक पारस का सब्र था। वो एक झटके से उठा तो वो तीनों जो अबीर और आलियान को देख रहे थे, उन्होंने घबरा कर सीनों पर हाथ रखे। इसे क्या हुआ है? तबरेज ने पसीना पोंछते हुए उसकी चौड़ी पुश्त को देखते पूछा। वैसे भी उसे एक नजर देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे, और वो बेचारा तो उसके साथ रह रहा था। जो काम कोई नहीं कर सकता वो पारस करेगा, चल हाने, अबीर ने कॉलर झाड़ते जोश भरे अंदाज में कहा, और साथ ही आलियान को उठाया, जिसका चेहरा किसी 14वें के चांद की तरह उठा था। इन दोनों को पागल की तरह भागता देख वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। एक चक्कर लगा आए, क्या पता हमारा भी काम बन जाए, आइश ने मासूम सी शक्ल बनाकर तबरेज से कहा, जिसने फौरन से उसका हाथ झटक दिया। दूर रहकर बात किया कर मुझसे, अब तो डर ही लगने लगा है मुझे तुझसे। वो घबरा कर उठते सर नफी में झटकते हुए अब बाहर निकल गया था, जबकि आइश मुंह फुलाए अनिल को देखता रह गया, तो पेट पर हाथ रखते कह पर कहकहा लगा रहा था, बेटा तेरा बेटा मेरा घर जवाई बनेगा, और तू देखना मैं रोज सुबह शाम उस बेइज्जती करके उसकी वीडियो बना के तुझे भेजा करूंगा। आइश ने शहादत की उंगली घुमाते अपने लफ्फों पर जोर देते सुर्ख चेहरे से कहा था, जबकि अनिल तो उसकी इतनी लंबी प्लानिंग पर मुंह फाड़े उसे देखता रह गया। अल्लाह बचाए तेरे साए से भी, आमीन, अनिल ने बड़बड़ा कर उसे दूर झटक दिया था, और नाक मुंह चढ़ाकर वो उठा और तबरेज के पीछे ही बाहर निकला। वो सबके सब पारस के रूम के बाहर खड़े थे। ये बड़े पापा के पास जाने की बजाय यहाँ क्यों बंद हो गया? आलियान ने दरवाजे से कान लगाकर खड़े हुए अबीर से पूछा, जिसने खुद भी नासमझी में कंधे उचका दिए। इन दोनों के पीछे ही बाकी के तीनों भी कान लगाए खड़े थे, मगर कुछ भी समझ न आने पर वो सभी अब खिड़की की सिमट गए थे, जो किस्मत से खुली हुई थी। अबीर ने हाथ बढ़ाकर एक साइड पूरी खोल दी और अंदर झांक कर देखा। सामने ही सोफे पर उसकी चौड़ी पुश्त देख दोनों ने ही नाक चढ़ाई थी, मगर अंदर से आती कुछ जानी पहचानी आवाजों पर वो दोनों ही हैरान हुए थे। अंजल, आलियान शाह इस आवाज को हजारों में से भी पहचान सकता था। अबीर को पीछे करते हुए एकदम से फुलांग कर अंदर गया, और उसके बाद ही वो सभी एक एक करते अंदर कूदे थे। नीले हाथ दे यारा, आइश खिड़की से लटका मासूम सी शक्ल बनाए बोला, तो अनिल ने झुककर उसे देखा और फिर हंस कर सर झटक दिया। अब बोल, मेरे बेटे को क्या बनाएगा तू? अनिल ने तेवरियां चढ़ाकर पूछा। अल्लाह माफ करे, तेरा बेटा मेरा बेटा, मैं क्यों कहूँ तो, अपने शहजादे को वो गुड़गड़ की तरह रंग बदलता मासूमियत से बोला। तो अनिल ने हैरत से इस मकार इंसान को देखा। ठीक ही कहती है एनी, तू जितना जमीन से ऊपर है ना उतना ही नीचे है, उसकी तरफ बढ़ाते अनिल ने तंजिया लहजे में कहा था, जिस पर वो खुशिया कर हंसा। क्या चाहती हो तुम? गुलाम बन कर रहूं? तुम्हारा आलियान शाह हूँ मैं, डरो मुझसे। हरमीन ने सीने में रुकती सांस को बहाल करने के चक्कर में अपना हाथ सीने पर रखा था, मबादा दिल बंद ही ना हो जाए। अलाया रोज और मीरब तो मुंह और आंखें फाड़े बेयकीनी से इनायत को देख रही थी, जो सफेद शर्ट के ऊपर लॉन्ग और कोट डाले, बाजों में ढेर सारे ब्रेसलेट और धागे पहने, बालों को शानों पर खुला छोड़कर दोनों हाथों की कोहनियों तक कफ चढ़ाए, पाँव में आलियान शाह की तरह के काले शूज पहने खूब उसकी कॉपी लग रही थी। सुना नहीं तुमने लिटिल एंजल, तुम्हारा ये खौफ मुझे सुकून देता है, डरती रहा करो मुझसे।
इनायत अब एक दीवार की तरफ उंगली उठाए मोटी आवाज में गर्रा कर बोली, आलिहान शाह जो भागकर सबसे पहले खिड़की से अंदर कूदा था। अब पारस के साथ सोफे पर बैठी बेली की नीली आंखों से निकलती रोशनी से सामने दीवार रोशन हुई। स्क्रीन पर आते इस मंजर को देख उसके पांव जैसे जमीन में धंस से गए थे। डेविल ने भूरी आंखें फैलाए कर तंजिया नजरों से इन सभी को देखा। उसने जानबूझकर इन सब के लिए खिड़की खोली थी। इतना प्यारा मंजर देखना इन सब का हक था, तो वो क्यों कर इन सबको महरूम रखता है। ये इनायत अपनी आइश आदत से मजबूर इनायत को देखते तड़प कर बोला था, जिस पर अनिल ने उसे घूरा। मबादा आलिहान शाह उसे ही ना मार दे लिटिल एंजल, यहाँ आओ, सुना नहीं तुमने। वो एकदम से मुड़ी। अब आलिहान शाह की तरह बाजू पीछे को झटकते अपने बालों को पोनी में कैद करते वो आलिहान को बुरी तरह से लर्जने पर मजबूर कर गई थी। अनाया ने दोनों हाथ मुंह पर रखते अपने हाथ से पकड़ा, फोन नंबर को दिया जिससे वो सारे मंजर को वीडियो में कैद कर रही थी। ये आलिहान इतना मासूम कब से हो गया। मीरब ने अपना सदमा संभाल कर झुककर हरमीन से पूछा, पता नहीं। हरमीन ने मासूमियत से सियाह आंखें झपका कर कहा था। सामने खड़ी लड़की सिर्फ उसकी भतीजी नहीं, उसके बेटे की बीवी होने के साथ साथ अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। और इनायत के अंदर आया इतना खुशगवार बदलाव हरमीन को मजबूर कर देता था कि वो अपने बेटे पर रश्क करे। अब भी उसने भीगी आंखें झपकाकर मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। हम अभी नहीं आ सकता मैं। उड़ा 2 साले को हाथ में पकड़े मसनूई फोन को कान से लगाए वो घबराए आवाज में बोली तो सभी के कह बेसाख्ता उमड़े थे। ये केचप किसने खाया? वो हाथ में पकड़े मसनूई केचप को सामने करती अब सामने खड़ी इनायत से पूछ रही थी। अबीर ने कहा जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हुए चेहरे समेत आलिहान शाह के शानों को थामे उसे गिरने से बचाया था। हम जिस दिन मिली उस दिन छोड़ूंगा नहीं, वो संजीदगी से बोलती। एकदम से शर्मा का चेहरे पर हाथ रखती वहां से नीचे भागी थी। आलिहान शाह का दिल बुरी तरह से धड़का था, मुट्ठियां भींचे। उसने अपने अंदर उमड़ते जज्बात को दबाया। लबों पर सरार सी जुनून खेज मुस्कुराहट उमड़ी थी जब अचानक स्क्रीन के साथ साथ वहां से भी आती तालियों की आवाज पर उसने घूर कर सब लड़कों को देखा और फिर सर झटक कर पारस के पास बैठता टांग पर टांग चढ़ा गया। पारस ने आंखें घुमाकर उसे देखा, जिसे इग्नोर करते आलिहान शाह स्क्रीन को देख रहा था। वो सब भी अब नीचे ही बैठ गए थे, जबकि अबीर आगे पीछे देखते बेड को खींचकर कमरे के वस्त में लाया और सारे कुशन्स एक तरफ सेट करते वो अच्छे से लेटकर इत्मीनान से सामने देखने लगा। उसकी हरकत पर पारस की आंखें सुर्ख पड़ी, मगर वो सर झटक कर फिलहाल के लिए खामोश रहा। जुनून इश्क सेकंड लास्ट राइटर ज़ैनब राजपूत, यकीनन आप सबको हमारा हीरो बहुत पसंद आया होगा। अब बारी है हमारे क्यूट से प्यारे से भाई की, जो हर जगह होकर भी कहीं भी नहीं होते, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के संग होते हैं। अनाया ने आंखें घुमाकर कहा था, जिस पर अंबर की सीटी पर सभी खवातीन ने तालियां बजाकर आने वाली को वेलकम किया। माहा एकदम से लाइट्स ऑफ हुई थी। हर कोई इश्तियाक और तजस्सुस से सामने के मंजर की तरफ देख रहा था कि आखिर माहा क्या करने वाली है। माहा की आवाज पर तबरेज का दिल बुरी तरह से धड़का था जब लाइट्स एकदम से ऑन हुई और सामने ही वो ब्लू 3 पीस सूट में बालों को जोड़े की शक्ल में कैद के सियाह शूज, हाथ में ब्रांडेड वॉच जो कि तबरेज की ही थी। कपड़े खुले होने की वजह से उसने बेल्ट से टाइट कर रखे थे। मीरब ने दोनों हाथों से आंखें मसलते बेयकीनी से अपनी बहू को देखा जो हुबहू तबरेज की नकल कर रही थी। माँ जल्दी आओ यार, मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूँ। शफाफ रंगत में उलझन समेटे वो एक टांग मुसलसल हिलाते बोली थी। अनिल और आयश ने गर्दनें मोड़कर तबरेज को देखा जो 32 दांतों की नुमाइश करता जी खोलकर मुस्कुरा रहा था। हम्मम तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, खबरदार जो कुछ भी उलटा सीधा खाया तो अपना ख्याल रखना, ओके, लव यू। दोनों हाथ तबरेज के स्टाइल में अपनी जीन्स की पॉकेट्स में फंसाए वो गंभीर लहजे में बोलती एकदम से आगे झुकी। सामने खड़ी माहा की पेशानी पर बोसा दिया जो कि वहां मौजूद थी नहीं। हाँ, मीरब के बुलंद व बाग कहके पर माहा एकदम से शर्मिंदा होकर भागी थी, जिस पर सभी ने तालियां बजाकर उसे दाद दी। तबरेज तो खुद ही तालियां बजाकर अपनी बीवी को दाद दे रहा था, जिसने जाने कैसे इतनी हिम्मत लाई थी कि वो सीधा तबरेज ही बन गई। हमारे प्यारे से भैया जी के बाद बारी है हमसे के लाडले मासूम प्लस सौजा के हैंडसम शौहर की, तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे आयश के लिए। अनाया ने दमदार अंदाज में कहते अपने चश्मे दुरुस्त किए थे। लाइट्स एक बार फिर से ऑफ हुई थी और सबकी धड़कनें फिर से सुस्त पड़ी। पारस मुस्कुराहट दबाए इन हसीन लम्हात को देख रहा था, बल्कि जी रहा था। एक खानदान, एक फैमिली क्या होती है, उसका एहसास इन सब लोगों ने उसे दिलाया था। और ये रिश्ते, ये एहसास इतना मोहब्बत और खुलूस भरा था कि वो चाहकर भी इन सब चीज़ों से अपना दिल मोड़ नहीं पा रहा था। हाय सौजा आने वाली है नीले। आयश तो लड़कियों की तरह शर्मा कर करीबन अनिल की गोद में चढ़ बैठा था, जिसने दांत पीसते अपनी गर्दन से उसके हाथ दूर किए। अबीर तो अब उलटा लेटा दोनों गालों पर हाथ टिकाए स्क्रीन को देख रहा था। उस 1.5 फटी की एक्टिंग तो उसे दिल, आंखें, कान सब कुछ खोल कर देखनी थी। मान स्क्रीन के दूसरी तरफ फिर से रोशनी फैली। रोज तो थोड़ी पर हाथ जमाए तजस्सुस से सामने देख रही थी, जब एकदम अचानक से उसके घुटनों में बैठती अमाया को देख वो घबरा सी गई। मामा अपने शौहर को समझा दे, मुझसे तमीज से बात किया करे, इतना छोटा भी नहीं हूँ मैं।
हर वक्त डांटते रहते हैं। आयुष की फेवरेट ग्रे शर्ट और ब्लू जीन्स के सारे वाइट जोगर्स डाले, वो बालों को जोड़े में बांधे उसी के स्टाइल में नरोठेपन से बोली। तो आयुष के गाल एकदम से लाल हुए थे। रोज तो उसके सदके वारी जा रही थी, जबकि अलाया ने घूर कर बेटी को देखा जो शौहर की ऐसी नकलें उतार रही थी। ज़ौजा रे ज़ौजा, कहाँ गई हो? वो एकदम से उठी और सीधा जन से करीबन भागकर दरवाजा खोलते कमरे में गई। कमरा तो वहां था नहीं, मगर वो इशारों से दरवाजा खोलकर दीवार के करीब खड़ी हुई थी। आलिहान शाह ने बालों में हाथ चलाते मुस्कुराहट दबाई थी, क्योंकि अमाया जरा झुककर छोटा होने की एक्टिंग करती काफी क्यूट लग रही थी। कोई और तो डरता नहीं मुझसे, कम से कम तुम तो डर लिया करो ज़ौजा। वो नाक चढ़ाए दीवार को घूर कर बोली। तो अब की बार अनिल का जानदार कहका आयुष को शर्मिंदा सा कर गया। वही अमाया सबकी दबी दबी हंसी सुनते एकदम से पर्दे के पीछे भागी थी। अब की बार सब लड़कों ने खड़े होकर आयुष पर तालियां बजाई थी, जो रूठी महबूबा की तरह मुंह फुलाकर सबसे रूठकर पारस के घुटने से टिक गया। मगर फिर जब नजर उसके जूते में मुकैद पांव की कटी उंगली पर पड़ी, जो उसके होंठ एकदम से ढीले पड़े, वो घबरा कर दूर होने लगा। जब एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखते पारस ने उसे रोका। आयुष ने चौंक कर एक आंख खोलते पहले उस हाथ को देखा और फिर बाकी सब लड़कों को। तो मतलब वो डेविल उसे सपोर्ट कर रहा था। वो एकदम से शेर हुआ मुस्कुराया। दोनों हाथों के बाजू चढ़ाते उसने नाक को अंगूठे से छुआ तो आलिहान और अबीर ने एक दूसरे को देखकर कंधे उचकाए, जबकि तबरेज और अनिल तो उसकी दूरी पर जी जान से खुश हुए कि चलो बला टली, हमारा छोटा सा आयुष आपको पसंद आया होगा तो क्यों ना अपना घबरू जवान लाया जाए। वक्त का पाबंद, हर वक्त मूड में रहने वाला, मेरा काली आंखों वाला अकरू प्लस सड़ू देवर जी, तो वेलकम करें अंबर अनिल अलवी को। वो तालियां बजाकर बोली। तो अबीर ने गर्दन घुमाकर अनिल को देखा, जिसके चेहरे पर खफा खफा से तासुरात आए थे, गोया उसे अनाया का ये सब कहना पसंद ना आया हो। चल बस कर, अब तू है सड़ू तो है, मान जा। आयुष ने लुकमा लगाया, जिस पर अनिल उसे सिर्फ घूर ही सका था। गाइस चुप करो, ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, पुलिस वाला आने वाला है। हाँ, ने सबको चुप करवाते आखिर में कहे लगाते अनिल की गर्दन को दबोचा था, जिस पर सभी मुस्कुराकर सामने की तरफ मुतवज्जे हुए। लाइट्स एकदम से ऑन हुई थी। अलाया लबों पर हाथ जमाए सामने देख रही थी। जब इन सब की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली की फैली रह गई। हाँ पहुंचो वहाँ, मेरे आने तक कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मसनूई फोन को कान से लगाए वो अनिल के पुलिस यूनिफॉर्म में सीढ़ियों से उतरी तो सबकी नजरों में एक स्टाइश सी थी। यूनिफॉर्म तकरीबन उसके वजूद पर फिट था, मगर अनिल जैसे हट्टे कट्टे मर्द के सामने वो सेहतमंद होने के बावजूद भी कमजोर सी ही थी। अनिल की सियाह आंखों में जुनून खेज रंग उमड़े थे। दिल चाह रहा था कि बस ये लम्हा यहीं थम जाए और वो बस यूं ही उसे देखता रहे। बहस मत किया करो मुझसे, जितना कहूँ उतना किया करो, आई बात समझ। वो एकदम से गुस्सैले मूड में आया। हाथ की मुट्ठी बीच कर वो दांत पर दांत जमाए गुर्रा कर अनिल की तरह तैश से बोली। तो सभी ने शॉक्ड से उसे देखा। वो बिल्कुल अनिल की तरह दिख रही थी, हुबहू वही गुस्सा वही अदाएं। तुम मेरे बचपन की मोहब्बत हो अंबर, मेरा वो इश्क जिसके मिलने की दुआ मैंने खुदा से की है। वो एकदम से रोमांटिक मूड में लौटी। सामने खड़ी अंबर जो कि थी ही नहीं, उसके चेहरे को हाथों में भरते वो प्यार भरे अंदाज में बोली। तो सब लड़कियों के चेहरे ब्लश हुए थे। ओए होए, तबरेज ने अनिल को टहुका मारा तो वो अच्छा खासा खजल हुआ था, और उसके साथ ही अंबर भागकर पर्दे के पीछे भागी थी, जिसके साथ ही अबीर ने पुरजोश से अंदाज में अपनी भाभी को तालियों में सराहा। वैसे तो ये वक्त डॉक्टर साहब का था, मगर फिलहाल वो कमेंट्री में मसरूफ है, तो उस वक्त हम बुलाना चाहेंगे हम सबकी आन मान शान और जाना, वन एंड ओनली हुरन पारस व्याम काजमी। उस नाम को सुनते ही पारस की भूरी आंखों में सुर्खी भरी थी। तालियों का शोर, किसी की आवाज उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वो तो यकटक सामने देख रहा था। एकदम से लाइट्स ऑन हुई। सामने का मंजर अब थोड़ा बदल सा गया था। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही जीन्स के ऊपर हुड डाले, अपने लंबे बालों को जोड़े में कैद के पाँव में सियाह शूज पहने वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की नरमी और मोहब्बत समेटे एकदम से मुड़ी तो सबकी आंखें हददर्जा फैली। अनाया और इनायत तो एक दूसरे को देखकर उसे देखती ही रह गई, जबकि हुरैन शाह के गाल गुलाबी हुए थे। वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, मगर फिर अनाया के चेयर अप करने पर वो मुस्कुराई और दोनों हाथ एकदम से फिजा में लहराए। डोंट क्राई लिटिल गर्ल, इन खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो खोए हुए से लहजे में बोली थी। आंखों के सामने वो मंजर पूरी शिद्दत से लहराया था जब वो हॉस्पिटल में उससे मिला था। पारस के दिल की धड़कनें भी सुस्त पड़ी थी। वहां बैठा हर एक शख्स एकदम से जैसे उस मंजर में खो सा गया था। मेरे होते हुए तुम्हें किसी मसनूई सहारे की जरूरत नहीं, आज के बाद मेरी बाहें ही तुम्हारा सहारा है। पीछे मौजूद व्हील चेयर को धक्का देते उसने बाहों में मौजूद हुरन शाह से कहा था, जो कि हकीकत में तो वहां नहीं थी, मगर उस बात पर सभी ने आंखें फैलाए मुस्कुराकर हुरन शाह को देखा, जो अपने शोहर की परछाई ही लग रही थी। आलिहान शाह ने नाक चढ़ाकर पहलू बदला, जैसे उसे ये सीन अच्छा ना लगा हो। मैं आग लगा कर रख दूं इस दुनिया को, माई हार्ट, जो अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर किया। एकदम से वो जुनून खेज लहजे में बाहों में भरी हुरन शाह को देखते एक एक लफ्ज को गंभीर लहजे में बोली।
तो अनाया और इनायत के सिवाय सभी लड़कियां रश्क से उसे देखती रह गई। जितना वो सोच रही थी, शायद ये जुनून, ये इश्क, ये रिश्ता उससे भी ज्यादा हसीन और मजबूत था। जहाँ एक मासूम सी लड़की को एक अधूरे से शख्स ने अपने अंदर समेट लिया था। मान तालियों की आवाजें गूंजी थी। बुलंद शाह ने नीली आंखें फैलाकर सामने देखा और फिर एकदम से भागकर वो पर्दे के पीछे गई थी। उस सारे सीन के ना सिर्फ अबीर बल्कि हर शख्स को मुतासिर किया था। ये बात अलग थी कि आलियान शाह मुंह फुलाए बैठा था कि अगर वो उसे अपनी बहन से प्यार नहीं करने देता था तो खुद कैसे उसी की बहन से ऐसे आशिकी झाड़ता रहा था। यकीनन आप सबको हमारे हीर रांझा की ये खूबसूरत सी जोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अब बारी है हमारे जेठ जी की, मतलब डॉक्टर साहब की। तो जोरदार तालियों के बीच वेलकम करे हमारी अनाया अबीर अलवी का, अंबर ने मुस्कुराकर पुरजोश से अंदाज में कहा था, जिस पर सबकी जोरदार तालियां गूंजी। तो दूसरी तरफ अबीर अलवी की शहद रंग आंखों में तजस्सुस सिमटा सर के नीचे हाथ रखते हुए बगौर स्क्रीन को देख रहा था, जहां एक बार फिर से लाइट्स ऑन हुई थी। नजर रखो उस पर, कुछ भी गलत नजर आए तो फौरन मुझे कॉल करना, मगर एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, उसे इल्म हुआ तो तुम सब जान से जाओगे। अबीर के वाइट कोट के ऊपर गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, भूरे बालों को जोड़े में कैद की वो एक हाथ में वॉच और पाँव में ब्लैक शूज डाले, हाथ में पकड़े मसनूई मोबाइल फोन पर गंभीर आवाज में बोली। उसके साथ ही वो एकदम से गुस्से से पलटी और 2 उंगलियों को होंठों तक ले जाते बिल्कुल उसकी तरह सिगरेट पीने की एक्टिंग की, जिस पर सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। मुझे अपने रूम में गंद बिल्कुल पसंद नहीं और तुमने ये सब कुछ किया है, इसलिए अब ये तुम ही समेटोगी। उसे ऐन सिर्फ मैं कहता हूँ और अपने सिवा मैंने किसी को यह हक नहीं दिया कि उसे ऐन कहे, तो तुम उसे उस नाम से नहीं पुकार सकते। हसीन चेहरे पर बला की संजीदगी समेटे वो हुबहू उसी के अंदाज में बोलती दोनों हाथ सीने पर बांध गई। आलिहान ने आंखें छोटी किए पारस और फिर अबीर को देखा। यकीनन ये इन दोनों की बात हो रही थी। तुम दूर रहा करो उस आलिहान शाह से, कितनी बार कहूँ कि मुझे वो शख्स अच्छा नहीं लगता, वो फटने के से अंदाज में बोली। तो सभी ने होंठ बींच लिए, जबकि अपने लिए उसकी जलन देख आलिहान शाह का दिल बाग बाग हुआ था और उसके साथ ही लाइट्स ऑफ हुई थी और अब की बार सबने उठकर सब लड़कियों को तालियों में दाद दी थी। यार अब तो मुलाकात बनती है, तबरेज ने मुंह बिसूरा कर कहा था, क्योंकि पारस की कमांड पर वो स्क्रीन अब बंद हो चुकी थी। सबके चेहरे फिर से लटक गए थे। पारस एकदम से उठा, स्क्रीन को ऑफ करते वो अब उसके पीसेस अलग अलग कर रहा था, जबकि बाकी सबकी नजरें अब उस अनोखी शय पर गई थी। आंखों में इश्तियाक और तजस्सुस सा था। ये रोबोट है क्या? आयश ने एक ट्रांस की सी कैफियत में बेली की नीली आंखों को छुआ था, जिसने गर्दन मोड़कर आयश को देखा। आयश चीख कर पीछे हुआ था, जबकि पारस ने गहरी सांस भरते बेली को देखा। ये बेली है, उसे रोबोट मत कहो, शी डोंट लाइक दिस वर्ड, पारस ने नरम लहजे में कहा था, जिस पर वो सभी मुतासिर हुए बिना न रह सके। हाय आई एम बेली, गुड टू सी यू ऑल, बेली ने अब आंखें झपक कर उन सब से कहा था जो हुनको की तरह मुंह खोले उसे देख रहे थे। मारा दरवाजा नॉक हुआ तो पारस ने एकदम से बेली को ऑफ किया। आलिहान एकदम से उठकर दरवाजे की सिमत बढ़ा। हया हैरत से उन सबको देख रही थी जो पारस के कमरे में एक साथ मौजूद थे। यकीन कर पाना नामुमकिन था, मगर वो थूक निगल कर रह गई। तुम सब यहाँ हो, नीचे आ जाओ, बड़े पापा बुला रहे हैं तुम सबको। आप चले माम, हम आते हैं। अनिल पीछे से आया, मुस्कुराकर हया को अपने आने का कहा, जिसने सर अस्बात में हिलाया और वहीं से वापस निकली, जबकि उनके जाते ही उन सब ने एक दूसरे को देख कंधे उचकाए थे। जी बड़े पापा, आपने याद किया हम सबको। वो एक कतार में नीचे आए, जहाँ सामने ही हाल में सभी मौजूद थे। ऐना और हया किचन में चाय तैयार कर रही थी। वरी हुंकारा भरा, हम्मो आओ बैठो यहाँ सब। सर हिलाते उसने गोया सबको हुक्म दिया। वो सभी एक एक करते सोफे पर बैठे। अबीर और अनिल सोफे के पीछे खड़े हुए थे। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को उनके दोस्त एक सुर्ख धागा बांधते हैं। इस रस्म के बाद तुम सब में से कोई भी अकेला घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि सभी कोशिश करेंगे कि घर में ही रहे। तबरेज, उन सबको धागा बांधो। मरियाम ने पास बैठे तबरेज को हुक्म दिया, मगर ये हमारा दोस्त तो नहीं है, आलिहान ने नाक चढ़ाए कहा था, जिस पर सभी ने हंसी छुपाई। हाँ, मगर फिलहाल के लिए यही तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा सब कुछ, मरियाम ने गोया हुक्म दिया था, जिस पर तबरेज दांत निकालते उठा। मेज पर रखे सुर्ख धागे को उठाए उसने एक करते उन सब दुल्हों के दाएं हाथों पर उन धागों को बांधा। बड़े पापा, अब तो निकाह हो चुका है, अब इसका क्या फायदा, अबीर ने नाक चढ़ाकर कहा था। ये सब चौंचले उसे अजीब ही लग रहे थे। निकाह हुआ, बाकी रसूमात तो होंगी ना, कौन सा दूल्हे बन बैठे हो तुम सब, इसलिए अब खामोश होकर बैठ जाओ सब, मरियाम ने गुर्रा कर कहा। तो वो अबीर पहलू बदल कर रह गया। तबरेज ने एक एक करते उन सभी को वो धागे पहनाए थे। उसके बाद काफी देर तक बातचीत करते रहने के बाद मरियाम ने उन सभी को कमरों में जाने का हुक्म दिया। चुपचाप अपने कमरों में जाओ, सबके सब भागने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम सबकी। मरियाम ने संजीदगी से उन सभी पर एक निगाह डाले कहा, जिस पर वो सभी सर हिलाते एक एक करते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े। एनी यार उठो चले, सब इंतजार कर रहे बाहर। आज उन सबकी पार्लर में अपॉइंटमेंट थी। उसके अलावा सभी अपने ड्रेसेस लेने जाने वाले थे। लड़के सुबह से ही निकल चुके थे।
अलबत्ता लड़कियां अब तक घर पर ही थी। आपी यार सर दर्द कर रहा है, प्लीज मैं घर पर रुक जाती हूँ, आप सब चले जाए। अनाया ने सुर्ख चेहरा कंफर्टर से बाहर निकालते मिनमिना कर कहा। सर को क्या हुआ? इनायत मुतफक्किर सी आगे बढ़ी, उसके माथे को छूकर देखा जो बुखार के सबब तप रहा था। तुम्हें तो बुखार हो रहा है, गुड़िया बताया क्यों नहीं? इनायत ने फिक्रमंदी से कहा और झुककर उसके पास बैठी। आप ही पता नहीं, अचानक शायद सर दर्द की वजह से फील हो रहा है। आपको मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, अनाया ने नकराहट भरे अंदाज में कहा। नहीं, ऐसे ठीक नहीं होगा, मैं अबीर को कॉल करती हूँ, चेकअप करेगा, उसके बाद ही मेडिसिन खाना तुम, इनायत ने सख्ती से कहा था। वो हकीकतन फिक्रमंद थी। ये दूसरी बार था जब वो अचानक ही बीमार हुई थी और वजह जानने से वो सभी कासिर थे। नहीं आप ही यार छोड़े, उसे कह तो रही हूँ ऐसे ही फीवर है, आप किसी से कुछ नहीं कहें, सब परेशान हो जाएंगे, इतने खुश हैं सब। वो एकदम से उठकर बैठी, फिक्रमंदी से कहा। तो इनायत लब भींचकर उसे घूरते सर झटक गई। क्या हुआ? ऐनी जाना नहीं बच्चे आपने। उससे पहले कि वो कुछ कहती एकदम से वियाम अंदर आया। अनाया को बेड पर देखकर उसने हैरत और फिक्र से पूछा, पापा उसे बुखार हो रहा है फिर से और जिद कर रही है कि किसी को मत बताओ। मैं इनायत ने बहन को घूरते बाप से उसकी शिकायत की, जिसने भूरी सुर्ख आंखें झपक कर उन दोनों को देखा। यार क्यों परेशान हो रहे हैं आप दोनों? मौसम की तब्दीली के सब हो रहा है, सब कुछ। कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, फिर सोते हुए शावर लिया था, शायद इसलिए तबीयत थोड़ी बोझल हो रही है, अनाया ने मुंह फुलाकर कहा। जिस पर वियाम ने सर झटका और मुस्कुराकर आगे बढ़ते उसकी पेशानी चूमी जो बुखार से तप रही थी। डेढ़ से झूठ कितनी बुरी बात है नहीं, इतना तेज फीवर हो रहा है आपको, वियाम ने तासुफ से सर झटकते कहा था, जिस पर वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हुई थी। डेढ़ सच में ठीक हूँ मैं, मेरी वजह से सबका प्लान खराब हुआ तो मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगेगा। आप सब जाएं, मैं मेडिसिन खाकर रेस्ट करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी, अनाया ने मुस्कुराने की कोशिश करते नरम लहजे में कहा। जिस पर वियाम ने सर्द सांस भरी। हम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, मैं अबीर को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएगा तुम्हारे पास, उसने सख्ती से मना किया है तुम दोनों को अकेला छोड़ने से, वियाम ने पुरसोच से अंदाज में कहा था। जी पापा, मैं भी घर पर ही रुकूंगी, आलिहान ने मना किया है, लंबा सफर करने से मैं यही बताने आई थी एनी को, मगर ये भी बीमार है। इनायत वियाम के बुलाने पर उनके पास बेड पर बैठते परेशानी से बोली थी। वियाम बेटी को खुश देख दिल से खुश थे, जितने शिकवे गिले थे वो सब तो इनायत को खुश देखकर खुद ही खत्म हो चुके थे। हम, यकीनन वो आ रहा होगा वापस, वियाम ने यकीन भरे अंदाज में कहा था। वो सभी लाहौर शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, जबकि वियाम जानता था वो सबको चकमा देकर वापस लौट आएगा। इनायत ने शर्मिंदा सा होते सर को हाँ में हिलाया, जबकि उसके यूं शर्माने पर वियाम और अनाया दोनों ही खिलखिलाए। तो ठीक है, मैं तो बाकी सबके साथ जा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, आली को फोन करके कहता हूँ, वो और अबीर तुम दोनों के पास आ जाते हैं, वियाम ने संजीदगी से कहा और दोनों के सर पर बोसा दिए वो एकदम से उठे थे। रूम से बाहर निकलते उन्होंने अबीर को कॉल की। आलिहान से बात करते तो यकीनन बात कम और बहस ज्यादा होती। अस्सलाम अलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम अबीर, आली कहाँ है? वियाम ने छूटते ही पूछा। अबीर ने शॉप पर नजरें दौड़ाई तो वो शॉप से बाहर निकलता नजर आया। वो तो शॉप से बाहर निकल रहा है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? माथे पर बल डाले उसने फिक्रमंदी से पूछा। हम, ऐसा करो उसके साथ तुम भी वापस शाह विला आ जाओ, एनी की तबीयत ठीक नहीं, चेकअप करके उसे मेडिसिन दे देना, मुझे बाकी सबके साथ जाना है तो मैं रुक नहीं सकूंगा। तबीयत क्या हुआ है उसे? आपने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? वो एकदम से घबरा सा गया था। वियाम ने लब भींचकर चेहरे पर हाथ फेरा। अभी देखा है मैंने, 20 मिनट तक हम निकलेंगे, गार्ड्स वगैरह तो हैं ही, तुम दोनों भी जल्दी पहुंचो, वियाम ने कहते खटाक से कॉल काटी थी। मोबाइल फोन मुट्ठी में दबोचे वो जबड़े भींचे अजलत में बाहर निकला। जल्दी चलो, जीप में बैठते आलिहान शाह ने सन ग्लासेस अपनी नीली आंखों से उतार कर उसे देखा, जो उसकी जीप में सवार हो चुका था। एक मिनट, तुम कहाँ? आलिहान ने गोया उसे घूरा था। जहाँ तुम जा रहे हो वहीं जा रहा हूँ, एन को फीवर हो गया है और घर वाले उन दोनों बहनों को अकेला छोड़कर शॉपिंग पर निकल चुके हैं, अब जल्दी चलो। आलिहान, अबीर ने गुस्सा जब्त करने के चक्कर में अपने बेतहाशा सुर्ख हुए चेहरे समेत एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा था। आलिहान शाह के चेहरे पर उससे भी ज्यादा फिक्र सिमटी। जीप में बैठते उसने जल्दी से उसे स्टार्ट किया और फुल स्पीड में गाड़ी बाहर निकालते पक्की रोश पर डाली। बेटा ख्याल रखना, तुम दोनों अपना दरवाजा अंदर से लॉक है, उसे खोलना मत, अबीर और आलिहान आएंगे तो वो खुद ही दरवाजा खोल लेंगे। बाकी सब लड़कियां उस वक्त गाड़ियों में बैठ चुकी थी, जबकि वियाम अपनी बेटियों को आखिरी बार इत्तिलाह देते उन दोनों को अंदर रहने का कह अब अल्लाह हाफिज कहकर पोर्च की सिम निकले। इनायत और अनाया दोनों बेड पर ही थी। उन सब के निकलते ही वो लाइट्स ऑफ करके सोने को लेटी। रात को भी देर तक हल्ला गुल्ला करने के सबब उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अभी 10 ही मिनट गुजरे थे उन दोनों को लेटे हुए जब बाहर से गोलियों की आवाजें उनकी नींद टूटने का सबब बनी। इनायत घबरा कर उठ बैठी। अनाया ने मंदी मंदी आंखें खोलकर बहन को देखा, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ा था। वो घबरा कर उठी। आपी क्या हुआ? अनाया ने घबरा के पूछा, जबकि इनायत का सांस बुरी तरह से उखड़ा था। एनी बाहर कोई है?
खौफ से भरी सियाह आंखें फैलाकर कहती। वो तकरीबन अनाया में छिपी थी, जिसने तेजी से बहन को खुद से लगाया। कोई नहीं होगा आपी, आप बैठे, मैं देखती हूँ। अनाया ने उसे बेफिक्र करना चाहा था, जब बाहर एक बार फिर से फायरिंग की आवाज़ गूंजी। अनाया ने एकदम से मुड़ते दरवाजे की सिमत देखा। नहीं एनी, पापा ने कहा था बाहर मत निकलना। वो उठने लगी, जब इनायत ने उसका हाथ थामे पानी भरी निगाहों से उसे देखते कहा। अनाया फौरन से उसके पास बैठी। ओके ओके आपी, रोए नहीं आप, कोई नहीं होगा, हम कॉल करते हैं। आली को ओके अनाया जानती थी। वो खौफ वहशत के माहौल में पैनिक हो जाया करती थी। इसी वजह से उसने बहुत नरमी से उसे संभालना चाहा। हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और तेज़ी से आलिहान का नंबर डायल किया, मगर सर्विस ना होने की वजह से उसकी घबराहट में इजाफा हुआ। उसने नेट ऑन किया, मगर वाईफाई का कनेक्शन ऑफ था। माथे पर एकदम से ढेरों बल उमड़े। नेट का कनेक्शन तो कभी बंद नहीं हुआ। अभी वो सोच ही रही थी, जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो दोनों घबराकर दरवाजे की सिमत देखने लगी। तुम्हारी बात हुई थी अबीर, तुम्हें रोकना चाहिए था मामू को, या उन्हें यही कह देते कि एटलीस्ट हमारे आने तक घर पर रुके। आलिहान ने बाल मुट्ठी में दबोच कर कहा था। किसी अनहोनी का एहसास ही उसे खौफ ज़दा कर रहा था। क्या कहता उनसे, तुम अच्छे से जानते हो वो बहराम के बारे में कुछ नहीं जानते। अबीर ने दो दो जवाब देते हाथ का मुक्का बनाकर लबों होठों पर रखा। वो अपनी अपनी सोचों में गलतां थे। जब उन दोनों के फ़ोन रिंग हुए, दोनों ने ही गर्दन मोड़कर एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपने अपने फ़ोन निकाले, जहां सामने हुरैन शाह की वीडियो स्क्रीन पर चल रही थी, जो किसी शॉपिंग मॉल में अकेली खड़ी थी। आलिहान ने ब्रेक इतनी ज़ोर से लगाई कि गाड़ी एक ज़बरदस्त झटके से रुकी थी। अबीर ने हैरत से उसे देखा, जिसकी नीली आंखों में खून तैर रहा था। बेटा, वो अकेली नहीं हो सकती आली, यकीनन हमें ट्रैप किया जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हमें जल्दी से शाह विला पहुंचना होगा। वो दोनों ही पारस के जुनून से वाकिफ थे। वो किसी भी तौर हुरैन शाह को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जिससे ये बात तो वाज़ेह थी कि कोई था जो उन दोनों को ट्रैप कर रहा था। गाड़ी की स्पीड अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। उन दोनों के दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे। वो बस किसी भी तरह से जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहते थे। एनी, ओपन दी डोर डार्लिंग, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। बहराम की खनकती आवाज़ पर अनाया के चेहरे पर कई रंग आए थे। उसने बेयकीनी से दरवाजे को घूरा। वो तो जेल में था। बेसाख्ता ही उसने सर नफ़ी में झटका और सेकंड के 20वें हिस्से में वो होश संभालते उठी। बेड से उतरते उसने इनायत को अपने साथ घसीटा था। कब्र तक जाते उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलते इनायत को अंदर बिठाना चाहा। नहीं नहीं, क्या कर रही हो तुम अनी? इनायत परेशान सी घबरा कर बोली थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आप इसमें खामोशी से बैठ जाएं। बाहर जो आदमी है वो बहुत घटिया है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें बेबी हिफाजत करना होगी, अनाया ने धीमी आवाज में कहते गोया उसका ध्यान उसके बच्चे की तरफ कराया। तो इनायत ने खौफ ज़दा सी कैफियत में अपने कंपाते हाथ अपने पेट के गिर्द लपेटे थे। दरवाजे पर दस्तक अब तेज हो चुकी थी, जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो। अनाया ने खींचकर एक सियाह शाल निकालते उस पर अच्छे से दी और जल्दी से उसके समझने से पहले उसे खींचकर निचले हिस्से में बिठाए दरवाज़ा ठास से बंद किया। उसके पीछे ही जोरदार आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला था। अपने पीछे दरवाज़ा खुलता महसूस करते अनाया के बुखार से सुर्ख चेहरे पर पसीने की बूंदें तैरने लगी। आहो मेरी जान, यकीनन मेरा ही इंतज़ार कर रही थी तुम। बहराम एक भरपूर निगाह उसकी पुश्त पर डाले आज आखिरकार उस कमरे में पहुंच ही चुका था जो उसकी अनाया का था। शल होती टांगों समेत वो एकदम से मुड़ी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश में वो जबड़े भींचकर बेतासीर लहजे में बोली। हाँ जान जिगर, मरीज से पूछती हो कि वो अपने इश्क के दर पर क्या कर रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी यार, तुम पर हर रंग ही जंचता है। उफ उफ, कयामत खेज। हाँ। उसकी गंदी नजरें अनाया को अपने वजूद से आर पार होती महसूस हो रही थी। वो झट से बेड की सिमत भागी, खींचकर दुपट्टा उठाते अपने वजूद पर लपेटा, जिस पर बहराम ने सर को नफी में झटका। चले जाओ बहराम, वरना बहुत पछताओगे। सर्द निगाहों से उसे देखती वो गुर्रा कर बोली थी, जिस पर वो सीटी बजाता भारी कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। पछताना ही तो चाहता हूँ मैं जान, अगर इतना हसीन पछतावा हो तो कौन कमबख्त नहीं चाहेगा कि वो पछताए। वो एकदम से उसके रास्ते में रुका, कदम कदम पीछे उठाती वो दीवार से जा टकराई थी। जब उसके रास्ते मजदूद होने पर वो खबासत से कहका लगाते उसके चेहरे को हाथ से छूने लगा, जिस पर अनाया ने एकदम से उसके सीने पर दोनों हाथ रखते उसे पीछे धकेला। जानती हो, तुम हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी हो, इसीलिए तुम लोकी की पसंद हो। उसके लहजे में जुनून था, जिस पर अनाया की भूरी आंखों में नफरत सिमटी। इनायत लबों पर हाथ मजबूती से जमाए कबर्ड में बैठी अपनी सिसकियां दबा रही थी। बहराम की बातों से उसे अंदाजा हो चुका था कि वो गंदा इंसान उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने आया है, मगर वो ये भी जानती थी कि उसकी बहन अपना बचाव कर सकती है। जानता हूँ तुम टाइम वेस्ट कर रही हो ताकि तुम्हारा वो आशिक जल्द से जल्द वापस आ सके। फिक्र मत करो डार्लिंग, उड़कर भी आएगा, ना तो भी 15 मिनट लगेंगे उसे, और तब तक हम दोनों अपनी दुनिया में चले जाएंगे।
उसने खबासत से भरपूर कहका लगाते अनाया के बाजू को झटके से खींचा। गार्ड्स भागकर अंदर आए। अनाया के दोनों हाथों को मजबूती से दबोचे वो उसे बेबस कर चुके थे। हिम्मत है तो छोड़ो मुझे, घटिया इंसान। वो बुरी तरह से सपटती चिल्ला पड़ी थी। हाँ, छोड़ ही तो नहीं सकता ना, क्या करूं, मजबूर हूँ। उसके सीना मसलते गोया अपनी मजबूरी बताई थी। उसके साथ ही अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला, जिसे देखते ही अनाया के रोंगटे खड़े हुए थे। वो खौफ ज़दा सी सर नफ़ी में हिलाने लगी, मगर वो सुनी और सुनी करते 1 सेकंड में आगे बढ़ा और गर्दन के करीब झटके से उस इंजेक्शन को पैवस्त किया। अनाया की दिलदोज़ चीख सुनते इनायत घबराकर कबर्ड से निकली। सामने ही अनाया के बेहोश वजूद को देखकर गोया उसकी जान निकली थी। वो अंधाधुंध भागती बहन तक गई। मुहे एनी, एनी आंखें कब खोलूं। इनायत दहशत सदा सी कैफियत में उसके गाल थपकते बड़बड़ाई थी। अरे वाह, आप भी यही हैं डियर कजिन, आपकी तरफ भी बहुत से हिसाब निकलते हैं, क्यों ना आज सारे हिसाब किताब बेबाक किए जाएं। सरसराते हुए से अंदाज में कहता वो उसके रोंगटे खड़े कर गया था। दूर रहो घटिया इंसान, छूना मत मेरी बहन को। वो गुस्से से फट पड़ी, जिस पर बहराम ने कान में उंगली डाले आंखें बंद की। कोई दवा है तो उसे बेहोश करो, उसने गोया हुक्म दिया था, जबकि गार्ड्स ने सर नफी में हिलाया। चलो ऐसे ही ले चलो से, मुंह बांधो उसका, ख्याल रहे शोर ना मचाइए। उसने सर्द नजरों से इनायत को देखते उसे झटटक कर अनाया से अलग किया और झुककर उसके नाजुक बेहोश वजूद को बाहों में भरा था, जिस पर इनायत बुरी तरह से छटपटाई, मगर उसके हाथों में पकड़ते उसका मुंह बांध कर गार्ड्स ने उसे बेस किया। लंबे लंबे डग भर भरते वो भागने के से अंदाज में अपनी गाड़ियों में बैठे, अब जन से गाड़ियां भगाए वहां से निकले।